नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। चैप्टर नंबर 9, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। आज उसका मैजिक रिवीजन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैजिक बुक अगर आपके पास है, प्लीज ओपन दैट। इफ नॉट, मॉड्यूल आप खोल सकते हो आईसीएआई का, या आपके पास और कोई रेफरेंस बुक हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, प्लीज ओपन दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। काफी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वी कैन वेरी मच मेक इट आउट फ्रॉम द वेटेज गिवन हियर। हर अटेम्प्ट में मिनिमम 10 मार्क समझ लो आने ही वाला है इस चैप्टर में से। 10 मिनिमम एंड 20-25 तक भी इसका वेटेज हो सकता है। मैं बोलूंगा कि थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल साइड, बट जब इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है तो अब उसकी आदत हो गई है कि साथ साथ में वो उससे रिलेटेड थियोरेटिकल या एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी पूछता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। ऑल्टरनेटिवली 10-20 मार्क्स का आते ही रहता है। सो अकॉर्डिंग टू मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो न्यू सिलेबस कॉस्टिंग में हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स है। टोटल खाली 11 चैप्टर है जो आपको करने हैं एंड 125 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सो ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स फ्रॉम एवरी चैप्टर इज व्हाट एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट। तो चलो भाई, शुभ काम में देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट। अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। फिर समझना है कि क्या जरूरत पड़ी ट्रांसफर प्राइसिंग की। फिर अलग अलग सिचुएशंस आएंगे, तो वो सिचुएशंस को आपको कैसे टैकल करना है। सिचुएशंस में और थोड़ा एडवांसमेंट आएगा विद लिमिटिंग फैक्टर, या जिसको आप की फैक्टर बोलते हो। अगेन उनको, वो सिचुएशंस को लिमिटिंग फैक्टर के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग में कैसे कनेक्ट करना है। देन है मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। 4-5 मेथड्स हैं, निगोशिएशन बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड। देन फिर आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, जो आपके डीटी में भी है, बट डीटी का ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉस्टिंग का ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेट मी टेल यू। देन कम्स प्राइसिंग अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, एंड लास्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ये बेसिक अपने को चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। आई एम श्योर all of us are excited। जो ब्लू में मैंने किया है, those are the main topics। जैसे क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग है, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसफर प्राइसिंग, नीड क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग का, बेसिक सिचुएशंस क्या होती है कोई भी कंपनी जब ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई कर रहा है। वही सिचुएशन में अगर की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हो जाए, देन हाउ डज द होल बिजनेस सिनारियो वर्क अप। मेथड्स है ट्रांसफर प्राइसिंग के, तो वो अपने को पढ़ने हैं काफी सारे। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, बिकॉज द वर्ल्ड नाउ इज अ ग्लोबल विलेज। तो गुड्स, यहाँ गुड्स सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम इंडिया भी ट्रांसफर होते हैं। एंड देन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अपन दूर करेंगे। ये सब बातें अब अपन सीखने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में। सो लाइट्स, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। तो सबसे पहला चीज है ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे रियल एस्टेट मार्केट होता है ना, तो रियल एस्टेट मार्केट के लिए कहावत है कि रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। वैसे ही अगर कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस है तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइसिंग, प्राइसिंग, प्राइसिंग। बस उसी प्राइसिंग का एक पार्ट है ये चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग। अब फॉर अ बिजनेस देर आर टू काइंड ऑफ प्राइसेस, ठीक है। एक होता है जब वो एक्सटर्नल मार्केट को बेचे, एंड वो अपन पढ़ते हैं चैप्टर प्राइसिंग पॉलिसी या प्राइसिंग डिसीजन में। एंड दूसरा होता है जब अपन इंटरनल अपने डिपार्टमेंट्स को कुछ ट्रांसफर करे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रांसफर। ये इंटरनल ट्रांसफर के लिए आप जो प्राइस सेट करने वाले हो ना, उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो मार्केट से, जब अपन मार्केट में एक्सटर्नल प्राइसिंग, जैसे मैंने आपको बोला चैप्टर 7 में करने वाले, तब वहां तो एकदम क्लियर इंटेंट होता है प्रॉफिट अर्न करना है। यहां पे जब अपन इंटरनली ट्रांसफर करने वाले होते हैं, यस प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोटिव, उसके अलावा भी कि अपने रिसोर्सेज यूज हो जाए, अदर देन दैट देयर आर अ लॉट ऑफ इंटेंशंस। सो वो समझकर अपने को ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना होता है। सो ट्रांसफर प्राइस बेसिकली क्या है, जब आप इंटरनल डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स में अपने गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो जो ट्रांसफर
at what price is called as transfer price, is called as transfer price. जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि अमूल का सपोज मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफर करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों के बीच में जो ट्रांसफर है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रांसफर, एंड द प्राइस एट विच मिल्क डिवीजन विल ट्रांसफर टू द कर्ड डिवीजन, उसको कहेंगे अपन ट्रांसफर प्राइस। या कर्ड डिवीजन बटर मिल्क डिवीजन छाछ को अगर कुछ ट्रांसफर करेगा उसके लिए जो प्राइस सेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। एक मैक्रो लेवल पे अगर मैं बोलता हूं टाटा स्टील ट्रांसफर समथिंग टू टाटा मोटर्स, तो दोनों है क्या, टाटा सन्स के अंदर ही आता है, टाटा स्टील भी टाटा मोटर्स भी। अब टाटा मोटर्स बनाने के लिए उसको स्टील की जरूरत है, इट विल कॉन्टैक्ट टाटा स्टील, तो अज्यूम करते हैं वो भी इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, बिकॉज दे आर प्राइमरली दोनों सिस्टर कंसर्न्स है विद होल्डिंग बाय टाटा सन्स। तो ये जब टाटा स्टील ट्रांसफर करेगा टाटा मोटर्स को तो इट इज अ इंटरनल ट्रांसफर, एंड वो जब प्राइस डिसाइड किया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर कि ट्रांसफर प्राइस क्या होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अमूल के केस में मिल्क डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर कर रहा था कर्ड डिपार्टमेंट को, तो मिल्क डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफरर, एंड कर्ड डिपार्टमेंट जो वो ट्रांसफर ले रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफरी। इन द सेम वे सपोज कर्ड डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है बटर मिल्क डिपार्टमेंट को, तो जो कर्ड डिपार्टमेंट होता है वो बन जाता है ट्रांसफरर, एंड जो बटर मिल्क डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफरी डिवीजन, या दैट इज कॉल्ड एज द रिसीविंग डिवीजन। सो ये टर्म्स आगे अपन रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, ट्रांसफरर डिवीजन, ट्रांसफरी डिवीजन, दैट इज द रीजन मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड सी जरूरी नहीं है कि खाली गुड्स और सर्विसेज हो, एट टाइम्स अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है देन इन दैट केस हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इन जनरल बिजनेस क्या होता है, टू प्रोवाइड लोन्स, तो हो सकता है कि आप अपने इंटरनल डिपार्टमेंट को लोन की जरूरत हो, उसको जब आप लोन दे रहे हो एट व्हाट इंटरेस्ट रेट यू आर गिविंग इट, वो भी एक ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट है। कभी कभार आप इंटेंजिबल एसेट्स देते हो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट को, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। सो आई होप मोटा मोटी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज द फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफर प्राइस। आइए फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। सो वो क्या है, ट्रांसफर प्राइस इज द इंटरनल प्राइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इन विच वन डिवीजन चार्जेस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस ट्रांसफर्ड टू द अदर डिवीजन। जैसा मैंने आपको कहा था, इसी कोई भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट स्टार्ट किधर से होता है, सेलिंग प्राइस से, और ये सेलिंग प्राइस को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, दूसरा है इंटरनल सेलिंग प्राइस। जब मैं बाहर के मार्केट में बेचता हूं विच इज कवर्ड बाय चैप्टर 7 प्राइसिंग डिसीजन, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस। जब मैं इंटरनल मार्केट में बेचता हूं it is transferred to the internal division called as internal selling price, जिसको इस चैप्टर का नाम दिया है ट्रांसफर प्राइस। एग्जांपल्स अमूल मिल्क, टाटा स्टील, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। अब आते हैं फ्लो ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। तो जब ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफरी या रेसिपिएंट डिपार्टमेंट को कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देन जो कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ट्रांसफर डिवीजन जितना हो सकता है ज्यादा ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांसफर करना चाहेगा, ट्रांसफरी डिवीजन जितना कम हो सकता है उतना ही कम प्राइस पे परचेज करना चाहेगा, क्योंकि वो उसके लिए कॉस्ट है। सो इन दोनों में जो निगोशिएशन होके फाइनल प्राइस सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। थोड़ा आपको एक बेसिक आइडिया दूं तो इंडिया में 1995 के पहले ये चैप्टर था ही नहीं। क्यों? बिकॉज तब अगर कोई इंटरनल डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है ना, तो दे ऑलवेज यूज टू ट्रांसफर एट कॉस्ट, क्योंकि उनको लगता था ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, भाई है तू मेरा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से इंडिया में 1991 के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी, Indian companies also started expanding into branches within India and abroad, तब रियलाइज हुआ कि अपने को डिविजनल
सेट करने पड़ेंगे। तो जैसे ही कंपनीज ने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना चालू किया या डिविजनल एंटिटी सेटअप करना चालू किया, तब डिविजनल मैनेजर्स को प्रॉफिट सेंट्रिक बना दिया। प्रॉफिट सेंट्रिक मतलब दोज डिविजनल मैनेजर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स ऑफ द डिवीजन। तो अब अगर मैं ट्रांसफर और डिवीजन हूं और मैं प्रॉफिट सेंटर हूं, प्रॉफिट सेंटर मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डिवीजन, मतलब मेरे डिवीजन ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो हमारे डिवीजन के प्रॉफिट के बेसिस पे बोनस मिलने वाला है मेरे को और मेरी पूरी टीम को। देन इन दैट केस हम ट्राई करेंगे टू मैक्सिमाइज आर डिविजनल रेवेन्यू। जब ये एटीट्यूड आने लगा ना डिविजनल मैनेजर्स में, दैट हमको हमारे खुद के डिवीजन को के रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, सो दैट हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके गेट द मेजॉरिटी बोनस, गेट द मेजॉरिटी इंसेंटिव, तब ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत पड़ी। बिकॉज देन डिविजनल मैनेजर्स रियलाइज कि अब मैं अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर करता हूं, देन इन दैट केस उतने पार्ट का मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उतना कम प्रॉफिट होगा, उतना कम बोनस होगा, ई न चलबे। एंड दैट इज वेयर ट्रांसफर प्राइस एज अ कॉन्सेप्ट इवॉल्व कि भाई try to maximize your revenue because you are the profit centric divisional head of your division। समझ गए? सो ये उसके बेसिक से ट्रांसफर प्राइसिंग एज अ कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो अब ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट का इंटेंशन क्या है? मैक्सिमाइज रेवेन्यू ऑन सेल। अब ट्रांसफर या रेसिपिएंट डिवीजन के एंगल से सोचो, वो भी प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन है भाई। ऐसा नहीं होता है कंपनी में एक ही खाली प्रॉफिट सेंट्रिक, सब डिविजन्स को बोल देंगे भाई तुम तुम्हारे प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो जो रेसिपिएंट या ट्रांसफरी डिवीजन है वो बोलेगा भाई हमारे को भी मैक्सिमाइज करना है हमारा प्रॉफिट। अगर उनको भी उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, देन डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो लीस्ट कॉस्ट पे परचेस करे फ्रॉम द ट्रांसफर डिपार्टमेंट। एंड देयरफॉर यहां पे ट्रांसफर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ विल ट्राई टू निगोशिएट, वन विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, वन विल ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट, एंड दिस transaction between them will give rise to a proper transfer price। बट एक कॉन्सेप्ट दोनों के लिए कॉमन है, विच इज गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, प्लीज इंश्योर कि ओवरऑल कंपनी को उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यस, यू आर प्रॉफिट सेंटर, तो आपको आपके प्रॉफिटेबिलिटी के, आपके डिवीजन के प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है, बट एट द सेम टाइम इंश्योर कि ओवरऑल कंपनी को फायदा हो उसका। सो इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन में एंटर करना। सो जो भी आप काम कर रहे हो, ओवरऑल विन विन सिचुएशन होना चाहिए। विन विन सिचुएशन फॉर ट्रांसफर डिवीजन, ट्रांसफरी डिवीजन एंड द कंपनी एज अ होल। सो इसके लिए बहुत जरूरी था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, सो दैट प्रॉपर ट्रांसफर प्राइसिंग कैन बी सेट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो अब जब एक डिवीजन जो है वो बोलेगा भाई मेरे को मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, दूसरा डिवीजन भी बोलेगा मेरे को मेरा रेवेन्यू और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, एंड ऑफ द डे कंपनी को फायदा होगा ही होगा। वो कहते हैं ना, घी गिरेगा तो थाली में ही ना, वैसा। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। कई बार क्या होता है कि स्पेयर कैपेसिटी होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं अमूल का, इन द कोविड पीरियड। तो जब वो 2 साल कोविड के थे, वो टाइम पे अमूल का जो आइसक्रीम डिवीजन है ना, वो बहुत अंडर यूटिलाइज था। सो दे रियलाइज यार आइसक्रीम डिवीजन अंडर यूटिलाइज है, तो उसका जो सामने मिल्क डिवीजन है जिसको ज्यादा जरूरत थी, दे यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज। तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट अंडर यूटिलाइज हो रहा है, देन इन दैट केस उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा बाय यूजिंग इंटरनल ट्रांसफर। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो ये सब के वजह से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर प्राइस एकदम परफेक्टली सेट होना चाहिए। इंटर डिविजनल मैंने जैसा आपको बोला, गुड्स एंड सर्विसेज का भी हो सकता है, लोन्स का भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स का भी हो सकता है, कैन बी फॉर एनीथिंग। तो जो भी इंटरनल ट्रांसफर हुआ है, गुड्स सर्विसेज का, लोन का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, एट वॉट एवर रेट और प्राइस इट इज डन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस, जो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इन लाइन इज नीड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, मेरे फ्रेंड का नाम है पेड्रो, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म मैं यहां पे यूज करता हूं, पेड्रॉट। सो क्या होता है ये पेड्रॉट? व्हाट इज द नीड और यूटिलिटी फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग? एग्जाम में तुम लोग को थियोरी के लिए आ सकता है। P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कॉम्पेंसेशन, D स्टैंड्स फॉर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, R स्टैंड्स फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन,
ओ वही डिविजनल डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का आ गया, एंड टी स्टैंड्स फॉर टैक्स प्रॉफिट एंड टैक्स रिपैट्रिएशन, टैक्स एंड प्रॉफिट रेमिटेंस। सो ये पेड्रॉट का फुल फॉर्म है। सो दिस इज द नीड फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। अब समझते हैं इसको लॉजिकली क्या एग्जैक्टली है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, देखो पहले मैंने आपको क्या बोला था, 1995 के पहले क्या सिस्टम था कि भाई आपको फिक्स सैलरी मिलने वाला है, आपको कोई लेना देना नहीं है कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, ऐसा उनको कोई वो नहीं था। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं था। आप जैसा भी परफॉर्म कर रहे हो फिक्स था कि ये साल आपकी सैलरी 25,000 है, नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी 27,500, उसके बाद वापस 2,500 बढ़ जाएगी, फिक्स। सो एकदम क्लियर कट था। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगा, तो अब अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगा तो मुझे प्रॉपर ट्रांसफर प्राइस सेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैंने सपोज मैं ट्रांसफर डिवीजन हूं और मैंने कम ट्रांसफर प्राइस सेट किया, देन इन दैट केस ओवरऑल मेरे डिवीजन का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ बोनस। सेकेंड, अगेन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कॉम्पेंसेशन। पहले एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता ही नहीं था। अगर ट्रांसफर डिवीजन ने कॉल किया ट्रांसफर डिवीजन को, भाई मेरे को मिल्क चाहिए, सपोज कर्ड डिपार्टमेंट ने मिल्क डिपार्टमेंट को बोला ठीक है ले ले, एट कॉस्ट तेरे को दे देंगे यार, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। बट अब ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी अ सिस्टमैटिक डिस्कशन निगोशिएशन बिटवीन देम, उसके बेसिस पे एक ट्रांसफर प्राइस सेट किया जाएगा और फिर वो ट्रांसफर प्राइस पे जो भी गुड्स या सर्विसेज है वो ट्रांसफर होगा। ये क्यों होने लगा? बिकॉज नाउ प्रॉफिट सेंट्रिक डिविजन्स है। सो इसके लिए एम्प्लॉय एंगेज होने लगे, उनको पता है कि उनका compensation is dependent on how well they are performing with the overall divisions transfer. थर्ड फिर बाद में आया डी में लेता हूं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले क्या था, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब ओनली द टॉप मैनेजमेंट विल टेक द डिसीजन फॉर ऑल इंटरनल ट्रांसफर्स एक्सटर्नल ट्रांसफर्स। अब क्या है, डिविजन्स अपने प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो प्रॉफिट सेंट्रिक है, तो उनको इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए कोई भी डिसीजंस है, कॉस्ट के लिए खुद के लिए डिसीजंस लेना है। सो देयरफॉर अगेन ट्रांसफर प्राइस भी अब सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं करेगा, ट्रांसफरर डिवीजन सेट करेगा। अगेन उसमें भी ट्रांसफरी डिवीजन को जरूरी नहीं है वो प्राइस एक्सेप्ट करना है। ट्रांसफरी डिवीजन को लगता है कि नहीं नहीं मेरे को बाहर से सेम चीज कम में मिल रही है, ही कैन परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। सो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट जिससे ट्रांसफर प्राइस प्रॉपरली सेट होना चाहिए। फिर है रिसोर्स एलोकेशन। कई बार क्या होता है कि ट्रांसफरर डिवीजन को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए ट्रांसफरी डिवीजन के पास, एंड वाइस वर्सा ट्रांसफरी डिवीजन को ट्रांसफरर डिवीजन से कुछ प्रोडक्ट चाहिए, एंड एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वो ट्रांसफरर डिवीजन का वो स्पेयर कैपेसिटी है, इन विच केस इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। सो ट्रांसफरर डिवीजन विल बी हैप्पी टू ट्रांसफर इट, क्योंकि वैसे भी स्पेयर पड़ा है। अब अगर वो स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो गया प्लस ट्रांसफरी डिवीजन को कुछ बेनिफिट भी मिल गया, सो इट इज अ विन विन सिचुएशन। मेरा स्पेयर कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो गया, सामने वाले को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इंटरनली उसका काम हो गया, ओवरऑल कंपनी के लिए ऑब्वियसली इट इज गुड। सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होने लग गया उसकी वजह से। एंड लास्ट पॉइंट इज टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंस। सो आपको भी बताया कि टैक्स में कैसे इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से देर आर अ लॉट ऑफ टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। सो वो भी आप ट्रांसफर प्राइस के थ्रू देख सकते हो कि भाई क्या आपको टैक्स के टर्म्स में कुछ बेनिफिट हो रहा है, सो यू मे यूटिलाइज दैट ऑल्सो। हो सकता है कि ट्रांसफर डिवीजन जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी में जिसका टैक्स रेट हाई है, एंड ट्रांसफरी डिवीजन एक ऐसी जगह पे है दुबई जहां पे टैक्स है ही नहीं, then in that case the company may show all its sales through Dubai which has zero tax. So वो सब आपका टैक्स प्लानिंग भी हो सकता है by setting appropriate transfer price. So इसके लिए it was a very much required कि transfer price as a concept आए and proper transfer pricing setting हो between internal divisions so that it is a win-win situation for all three. कौन all three? मैं बोलता हूं ट्रांसफरर डिवीजन, ट्रांसफरी डिवीजन एंड द कंपनी, गिविंग ऑल्सो अ नेम कॉल्ड एज गोल कॉन्ग्रुएंस। आओ फटाफट रीड कर लेते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सबसे पहले अपन लोग ने पेड्रॉट में देखा था, सॉरी इधर पेड्रॉट कर देता हूं मैं, ट्रांसफरर डिवीजन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन
each division becomes profit accountable, which is key metric to evaluate its performance. जबकि पहले ऐसा था ही नहीं. This motivates each manager to maximize division's profitability. Consequently, it improves scope for company's overall profitability. ठीक है ना. अब मोटिवेशन है क्या, इन इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, डिविजनल हेड को, डिविजन्स को, एंड ऑफ द डे कंपनी विल डेफिनेटली बेनिफिट. सेकेंड होता है मेरा एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कॉम्पेंसेशन. मैनेजर्स आर कॉम्पेंसेटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस they are giving for the divisions. Since transfer pricing affects influences financial, it must be priced at a rate that is perceived fair. फेयर का मतलब विन विन, सबके लिए सही होना चाहिए. दैट इज परसीव्ड फेयर बाय ऑल कंसर्न डिविजनल मैनेजर्स. एंड फिर बोला है ट्रांसफर प्राइसिंग इज unnecessarily detrimental to a division could affect employee morale. So एकदम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्रांसफर डिवीजन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे कर रहा है, ट्रांसफर डिवीजन का कॉस्ट बढ़ रहा है उससे, तो वो सब चीजें ना हो. इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर प्राइसिंग एज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए. ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने से दोनों के पास ये एक पावर रहता है, इफ दे वांट टू रिजेक्ट द ट्रांसफर प्राइस और इफ दे वांट टू रिजेक्ट कि भाई नहीं हमको आपके पास से नहीं चाहिए, दे ऑल्सो हैव दैट पावर, जो पहले नहीं था. पहले जो ट्रांसफर डिवीजन बोलेगा वैसा ही ट्रांसफर डिवीजन को वही प्राइस पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांसफर डिवीजन कई बार डिमोटिवेटेड फील करता था एंड कुडंट गिव देयर बेस्ट. फिर बाद में है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पॉइंट. इसमें एवरी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिटेबिलिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट. सो इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग गोल कॉन्ग्रुएंस, जो भी अपनी बात हुई थी. देन आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन आर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड सेल. एंड अगर कहीं पे प्रोडक्शन एंड सेल्स डेफिसिट है तो वो मैनेज किया जा सकता है, वो प्रॉपरली रिसोर्स यूज किया जा सकता है. एंड लास्ट है मेरा टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंस. अगर टैक्स बर्डन टू repatriate profit or tax burden to group company situated in lower tax regime. तो जैसा मैं आपको बोला कि अगर मेरा कोई डिपार्टमेंट है दुबई में जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑलमोस्ट जीरो, वहां पे मैं ट्रांसफर दिखा सकता हूं, वहां से मैं मैक्सिमम ट्रांसफर दिखा सकता हूं, सो दैट आई कैन टेक द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट. समझे गुरु? तो ये 5 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग. इट इज पेड्रॉट. P, performance evaluation. E, employee compensation and engagement. D, divisional organization. R, resource utilization. O, divisional organization का ही है. And T, tax, profit, remittance and repatriation. So I hope ये नीड अपने को क्लियर हो गया होगा. चलो भाई, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है और ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया. अब चलते हैं सेटिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस पे. मतलब भाई ट्रांसफर प्राइस कैसे सेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला सिचुएशन देखो, ट्रांसफर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कितना ट्रांसफर प्राइस होगा. ट्रांसफर डिपार्टमेंट will pay that transfer price to the transferer. ठीक है. अब इसमें 3 सिचुएशंस हो सकती है. ठीक है. ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का अगर स्पेयर कैपेसिटी है, पूरा का पूरा स्पेयर कैपेसिटी है 1. सेकेंड इसमें सिचुएशन है कि अगर उसके पास 0 स्पेयर कैपेसिटी है. एंड थर्ड सिचुएशन है दैट पार्ट स्पेयर कैपेसिटी है एंड पार्ट आइडल कैपेसिटी है. सो आओ तीनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल. आइए. सो ये देखो, यहां पे 2 पेज चेंज करोगे ना, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल दिखेगा. तो क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे. अब मेरे पास यहां पे मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड. XYZ लिमिटेड के 2 डिवीजन है. ये है डिवीजन ए, ये है डिवीजन बी. डिवीजन ए क्या हुआ, करेक्ट, डिवीजन ए हो गया ट्रांसफरर डिवीजन. डिवीजन बी क्या हुआ, डिवीजन बी हो गया ट्रांसफरी डिवीजन. डिवीजन ए बनाता है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट पी. डिवीजन बी बनाता है प्रोडक्ट क्यू. आर वी क्लियर टिल हियर? यस सर. जब प्रोडक्ट पी बन रहा है
तब डिवीजन बी का कॉल आया डिवीजन ए को कि डिवीजन ए वी नीड 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी। कितना चाहिए हमारे को? 5000 यूनिट्स चाहिए ऑफ प्रोडक्ट पी। सो क्लियर है? एकदम सर, एकदम क्लियर है। अब जब डिमांड सेट हो गया तो नाउ डिवीजन ए विल सी कि भाई उसका एक्सटर्नल डिमांड कितना है। सो आओ आते हैं केस 1 के ऊपर। और कुछ अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं तो उसका एक्सटर्नल डिमांड इज 18,000 यूनिट्स। किसका? डिवीजन ए के प्रोडक्ट पी का एक्सटर्नल डिमांड इज 18,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस इज 30, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹2 and this variable cost includes variable selling cost of ₹2. So total variable cost है 20 and वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है उसके अंदर इंक्लूडेड ₹2। सर ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या होता है आपको मैं समझाऊंगा। सो अदर वेरिएबल कॉस्ट 18, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 एंड इससे अपने को पता चल गया कि कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है। ₹10 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर टिलियर? ठीक है। सो जब डिवीजन ए प्रोडक्ट पी को एक्सटर्नल मार्केट में बेचता है तो वो एक्सटर्नल मार्केट का डिमांड है 18,000 यूनिट्स, वो एक्सटर्नल मार्केट का सेलिंग प्राइस है ₹30, वो एक्सटर्नल मार्केट के लिए वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 प्लस 2 विच इज 20। सो ₹10 का कंट्रीब्यूशन कमा रहा है डिवीजन ए प्रोडक्ट पी को मार्केट में सेल करके। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आते हैं डिवीजन बी के ऊपर विच सेल्स प्रोडक्ट क्यू। प्रोडक्ट क्यू मार्केट में दो तरीके से अपने रॉ मटेरियल खरीद सकता है। एक डिवीजन क्यू प्रोडक्ट क्यू कैन परचेज फ्रॉम डिवीजन ए, वो डिवीजन ए से प्रोडक्ट पी परचेज करेगा। प्रोडक्ट क्यू डिवीजन ए से प्रोडक्ट पी परचेज करेगा एंड उसके ऊपर उसको कुछ ऑल्टरेशंस कराना पड़ेगा ऑफ ₹5। सो प्रोडक्ट क्यू बनाना है, डिवीजन बी को प्रोडक्ट क्यू बनाना है। प्रोडक्ट क्यू बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रोडक्ट पी, और वो प्रोडक्ट पी के ऊपर थोड़ा बहुत ₹5 का ऑल्टरेशंस। आर वी क्लियर? यस। इसके अगेंस्ट में तो प्रोडक्ट पी क्यू के पास सामने एक सब्स्टिट्यूट भी है कि भाई चलो मेरे को प्रोडक्ट पी नहीं लेना है तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट भी है एंड ये सब्स्टिट्यूट कितने में अवेलेबल है? फॉर ₹32। सो प्रोडक्ट क्यू बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो या तो पी लो, उसके ऊपर ₹5 का ऑल्टरेशन करो, आपका काम हो गया। या दूसरा ऑल्टरनेटिव है डायरेक्टली आप मार्केट से प्रोडक्ट आर ले आओ। प्रोडक्ट आर मार्केट में ₹32 का मिलता है और उसके ऊपर कोई ऑल्टरेशन कराने का जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। सो अब अपन क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली ट्रांसफर प्राइस कैसे सेट करेंगे उस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एग्जांपल लिया है एंड दैट इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो क्या होगा पता है? प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाते समझाते मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा एंड यू विल बी थ्रू। कम। सो ये सबसे पहले एकदम प्रॉपरली अपन लोग ने समझ लिया है। यस सर, समझ लिया है। अब क्या करना है? ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर आ रहे हैं अपन। सो कौन ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करता है? ट्रांसफरर डिवीजन बताएगा ट्रांसफर डिवीजन को कि क्या ट्रांसफर प्राइस है। सो पहला केस देखो, पहला केस है प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसका? डिवीजन ए का। डिवीजन ए का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 25,000 यूनिट्स। अगर डिवीजन ए का 25,000 यूनिट्स का कैपेसिटी है एंड उसका एक्सटर्नल डिमांड है 18,000 यूनिट्स, इसका मतलब डिवीजन ए के पास कितना स्पेयर कैपेसिटी हुआ? कैन आई से 7,000 यूनिट्स का स्पेयर कैपेसिटी हुआ। 25,000 का प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसमें से 18,000 का एक्सटर्नल डिमांड, सो कैन आई से 7,000 यूनिट्स का उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अब डिवीजन बी से उसको कितने यूनिट्स का रिक्वायरमेंट आया है? सर 5,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट आया है।
सो कैन आई से जो भी मैं अब डिवीजन बी को ट्रांसफर करूंगा पूरा का पूरा मेरे स्पेयर कैपेसिटी में से ट्रांसफर करूंगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? पूरा का पूरा मेरे स्पेयर कैपेसिटी में से ट्रांसफर करूंगा एंड दैट इज योर सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 1 व्हेन देयर इज फुल आइडल कैपेसिटी। तो अगर फुल आइडल कैपेसिटी है तो क्या सिनारियो होगा, आओ समझने की कोशिश करते हैं। बट एटलीस्ट ये केस 1 है, आई होप आपको वो चीज समझ में आ गई होगी। आइए, अब स्पेयर कैपेसिटी है 7000 यूनिट्स, उसमें से डिवीजन बी को कितना चाहिए 5000 यूनिट्स। तो दिस इज अ केस 1 दैट इज फुल्ली स्पेयर। अब जब इसमें मिनिमम ट्रांसफर प्राइस सेट करना है तो देखो ध्यान रखना, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कभी भी आप दिमाग जो सोचते हो दैट इज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसफरर, दैट इज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसफरर। एंड जब आप मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सोचते हो दैट इज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसफरी, दैट इज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसफरी। ठीक है ना? अब अपने को क्या करना है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस सेट करना है। किसके लिए? ट्रांसफरर डिवीजन के लिए। ट्रांसफरर डिवीजन क्या बोलेगा कि भाई देखो मेरे को आपको 5000 यूनिट्स ट्रांसफर करना है, राइट? एंड वो जो मुझे 5000 यूनिट्स ट्रांसफर करना है वो पूरा का पूरा मेरे स्पेयर कैपेसिटी में से करना है। सो अगर मैं कुछ भी आपको दे रहा हूं तो मैं कुछ भी मेरा एक्सटर्नल मार्केट लूज कर रहा हूं क्या? नहीं। सो इन सच सिचुएशंस जब पूरा का पूरा स्पेयर कैपेसिटी में से ट्रांसफर डिवीजन को ट्रांसफर करना है तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि भाई जब अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक है ना, तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं कोई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करता हूं। से फॉर एग्जांपल टूथ ब्रश के साथ छोटा टूथपेस्ट दे दिया, तो छोटा टूथपेस्ट कितने का है? 2 रुपए का छोटा टूथपेस्ट है, बट क्यों दिया? एज अ प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। अब मेरे को मार्केट, एक्सटर्नल मार्केट में ये प्रमोशन करने की जरूरत है ना, इंटरनल मार्केट में थोड़ी ना मेरे को कोई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर या कुछ ऐसा करना है। सो देयरफॉर ये ऐसे जो कॉस्ट होते हैं ना, ये अपन इंकर ही नहीं करने वाले हैं इंटरनल ट्रांसफर में। तो मैं अगर समझो टूथब्रश ट्रांसफर कर रहा हूं मेरे इंटरनल डिवीजन को, तो उसको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री टूथपेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं एज अ प्रमोशन देता हूं। समझे? सो उतना जो मेरा टूथपेस्ट का कॉस्ट है वो बच जाएगा, तो वो मैं कॉस्ट इंकर ही नहीं करूंगा इंटरनल ट्रांसफर में, तो उसको मैं चार्ज भी क्यों करूं? तो मैं कितना चार्ज करूंगा उसको? खाली वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। समझ में आया आपको ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं। सो 20 माइनस 2 कितना होता है? 18। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? बोलो बोलो चल चल, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? इट विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उतना ही मेरे को मिनिमम रिकवर करना है। वैसे भी मेरा स्पेयर कैपेसिटी है, मैं बाहर जाके उसको यूटिलाइज वैसे भी नहीं करने वाला था। अब आते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस के ऊपर। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? सो इन सच सिचुएशन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस यूजुअली ट्रांसफरी के नजरिए से अपने को देखना पड़ता है, बट अब पहले ट्रांसफरर के एंगल से सोचो कि वो मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है। तो ट्रांसफरर डिवीजन बोलेगा देख भाई मेरे को मार्केट से 30 रुपीज मिल रहा है बेचने का, ये प्रोडक्ट बेचने का मेरे को 30 रुपीज मिल रहा है, तो तू भी मुझे 30 रुपीज दे दे। बट इसमें से 2 रुपए का जो मेरा खर्चा नहीं हो रहा है उतना मैं माइनस कर देता हूं, तो मार्केट से मुझे इनडायरेक्टली 18 रुपए का कॉस्ट है मैं जो तेरे को दे रहा हूं, मार्केट से मुझे 10 रुपए मिल रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, तो कह रहे इसे 28 रुपीज। या तो उसको तुम 30 माइनस 2 के तौर पे ले लो या 18 प्लस 10 के हिसाब से समझ लो। सो बेसिकली 28 rupees is what you can give to me based on what I am getting from the market. So मेरे को मार्केट से कितने में मिल रहा है? या तो भाई तुम मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कर लो। क्यों माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट? क्या? क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर में उतना मैं कॉस्ट नहीं करने वाला हूं इंकर, तो उतना माइनस कर दिया। या वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करो, एक ही आंसर आना है। तो या तो मैं 28 के हिसाब से करूंगा, बराबर है। सो मैक्सिमम मेरा मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा।
कंपेयर विद मतलब या तो एक ये या सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट। मेरा सब्स्टिट्यूट वैल्यू कितना है, कहना इसे मेरा सब्स्टिट्यूट वैल्यू है 32 रुपीज, और इसमें से मेरे को कहना इससे ये जो सब्स्टिट्यूट है उस पे मेरे को 5 रुपए का खर्चा करने का जरूरत नहीं है, जो मेरे को अदरवाइज प्रोडक्ट पी पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट लेता हूं बेसिकली, तो मैं समझो मैं प्रोडक्ट पी मंगवा रहा हूं तो 5 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब वो सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट पी के साथ कंपेरेबल करना है, तो कहना इसे -5 कर दूंगा मैं, तो प्रोडक्ट पी का और प्राइस और सब्स्टिट्यूट का प्राइस कंपेरेबल हो जाएगा, सो दैट विल बी 27। तो मेरे को इन शॉर्ट सब्स्टिट्यूट 27 में मिल रहा है, ट्रांसफर डिवीजन बोलेगा, और प्रोडक्ट पी मेरे को आप कितने में बेच सकते हो वो बताओ। तो देखो मिनिमम तो प्रोडक्ट पी अपन लोग 18 में भी बेचने को रेडी है स्पेयर कैपेसिटी में, बट मैक्सिमम अपना 28 के जगह पे समझो, अब अपने को ट्रांसफर ही के नजर से देखना है इन केस ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। तो 28 और 27 विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लोअर है, कैन आई से 27 लोअर है, सो मेरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा 27 रुपीज। तो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हो गया 18, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हो गया 27। अगर ये रेंज में निगोशिएट करके दोनों का ये रेंज में अगर एक दूसरे को ट्रांसफर होता है तो इट विल प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस, ट्रांसफरर डिवीजन को भी फायदा होगा, ट्रांसफरी डिवीजन को भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा। आप खुद सोचो ना, अगर 18 के जगह 20 रुपए में भी ट्रांसफर किया ट्रांसफर डिवीजन ने, तो उसको तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, उसका तो स्पेयर कैपेसिटी था, तो एटलीस्ट अभी 18 के जगह उसको 20 मिल जाएगा, 2 रुपए का फायदा हो गया। सेम वे ट्रांसफर डिवीजन के एंगल से सोचो, उसको तो सेम प्रोडक्ट मार्केट में 27 का मिल रहा है, उसके जगह पे उसको 20 का मिल जाएगा, तो 7 रुपए का फायदा उसको भी हो गया। सो अब ये एक रेंज बन गया है, एंड ये रेंज में अगर ट्रांसफर होता है देन इट विल प्रमोट 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 गोल कॉन्ग्रुएंस। इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए जो ये प्रॉपर रेंज सेट कर सके। समझे? अब आ जाओ कॉन्सेप्ट के ऊपर, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ द आइडल कैपेसिटी इज मोर देन इंटरनल डिमांड। आइडल कैपेसिटी मेरा कितना था मेरे एग्जांपल में सर 7000 यूनिट्स, सर डिमांड कितना था सर 5000 यूनिट्स, इंटरनल डिमांड इसको लिखना चाहिए। इंटरनल डिमांड कितना था सर, मेरा इंटरनल डिमांड था 5000 यूनिट्स। व्हेन आइडल कैपेसिटी इज मोर देन इंटरनल डिमांड, इसका मतलब सिचुएशन 1 है विच इज फुल आइडल कैपेसिटी। इन सच सिचुएशंस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। जरूरी नहीं है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हो क्वेश्चन में, अगर है देन वी विल राइट दैट। एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस इतने में मिल रहा है ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफरर को, तो उसका मार्केट प्राइस में माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि उतना खर्चा होने नहीं वाला है, या उसी को अगर आपको चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखो, सेम आंसर ही आएगा। कंपेयर विद सब्स्टिट्यूट वैल्यू दैट ट्रांसफर इज गेटिंग एट माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट वैल्यू पे उतना ऑल्टरेशन कॉस्ट इंकर नहीं होगा, वो दोनों में से जो भी लोअर है, क्योंकि इन शॉर्ट कंपेरेबल वैल्यू पे ट्रांसफर डिवीजन को 27 में मिल रहा है सेम चीज, तो वो 27 से ज्यादा तो देगा ही नहीं। ट्रांसफर डिपार्टमेंट सोचेगा भाई 18 के ऊपर जो मिला अच्छा, तो तू 28 मत दे 27 दे, तो वो मैक्सिमम रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस में आ जाएगा। आर वी क्लियर? सो मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, कंपेयर विद सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट, whichever is lower will give me maximum transfer price। ए समझगुड़ू, अगर ये फर्स्ट एग्जांपल प्रॉपर्ली समझ गया ना, तो बाकी एकदम स्मूथली आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन दिस फर्स्ट पार्ट इमीडिएटली।
चलते हैं केस 2 पे। अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट सेंटर से कैसे चीजें चेंज होती है। कम टू केस 2। केस 2 बोलता है प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 20,000 यूनिट्स। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स है, मेरा एक्सटर्नल डिमांड मेरे को क्लियर है इज 18,000 यूनिट्स। सो कैन आई से मेरे पास 2,000 यूनिट्स का स्पेयर कैपेसिटी है, करेक्ट। बट मेरे पास इंटरनल डिमांड कितना है, कैन आई से 5,000 यूनिट्स का। सो दिस इज अ केस ऑफ पार्ट स्पेयर एंड पार्ट ऑक्यूपाइड। दिस इज अ केस ऑफ पार्ट स्पेयर एंड पार्ट ऑक्यूपाइड। आओ ऐसे सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे दिखाता हूं। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, ट्रांसफरर के एंगल से सोचो, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि भाई देख, जो 2,000 यूनिट्स मेरा स्पेयर है ना, ठीक है, वो तो मेरा एनीवेज के स्पेयर है, उस पे मैं वैसे भी कुछ नहीं कमा रहा, तो उसके लिए मिनिमम मेरे को मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करके दे दे। तो जो 2,000 यूनिट्स है उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट 20 माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंटरनल डिमांड में हो जाएगा तो 18 रुपीज आएगा। सो उसके लिए मुझे 36,000 दे दे। बट जो 3,000 यूनिट्स इंटरनल डिपार्टमेंट को चाहिए ना एक्स्ट्रा, वो मैं मेरा मार्केट डिमांड कट करके दूंगा। और अगर मैं मेरा मार्केट डिमांड कट करके दे रहा हूं तो मुझे उतना रिकवरी चाहिए, मैं भी प्रॉफिट सेंटर हूं। तो अगर मैं प्रॉफिट सेंटर हूं देन इन दैट केस जितना मैंने कैपेसिटी सैक्रिफाइस किया है उसके लिए मुझे मेरा मार्केट प्राइस चाहिए। तो मार्केट प्राइस कितना है, बोलो बोलो, 30 माइनस 2 हो जाएगा विच इज 28। या आप ऐसे ले लो वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्केट से मुझे 10 रुपया कमाने को मिल रहा है तो 28। सो 3,000 इंटू 28 करूंगा 84,000। सो टोटल मेरे को 1,20,000 चाहिए फॉर 5,000 यूनिट्स, मतलब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हो गया 24 पर यूनिट। अब इसको मैं अगर इंटरप्रिटेशन टर्म्स में लिखूं तो इधर देखना, ये थर्ड वाला है इन कॉन्सेप्ट। सो व्हेन देयर इज पार्ट आइडल कैपेसिटी एंड पार्ट ऑक्यूपाइड कैपेसिटी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी एवरेज ऑफ किसका, आइडल कैपेसिटी को ले लिया एट वेरिएबल कॉस्ट, एनी विच केस उससे कुछ नहीं मिल रहा था, पर जो कैपेसिटी मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं ना दैट विल बी एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको आप बोल सकते हो मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। दोनों सेम ही आएगा, डोंट वरी, जैसा यहां पे आया 28 रुपीज। आर वी क्लियर एवरीबॉडी, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो 30 माइनस 2 28 मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो टोटल 1,20,000 चाहिए फॉर 5,000 यूनिट्स। इसका मतलब सिंपल है, 24 विल बी माय मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। कहानी को आगे बढ़ाता हूं, अगर मेरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है सो इट विल स्टिल रिमेन टू बी व्हाट, सेम जो मेरा केस 1 में आया था, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखो, मतलब 28 और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो क्या लोअर है, 27 लोअर है। सो 24 टू 27 का यहां पे मेरा रेंज सेट हो जाएगा। क्या बोला, 24 टू 27 का मेरा रेंज सेट हो जाएगा। अगेन यहां पे अगर मैं आता हूं सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सेम है जो अभी मैंने केस 1 में किया था, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो, कंपेयर विद सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस अल्टरेशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। अगेन जो मेरा ट्रांसफरी डिवीजन है वो बोलेगा भाई मैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस अल्टरेशन कॉस्ट उससे ज्यादा तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो उतने में बाहर से मिल जाएगा। फेयर इनफ, ठीक है, हम भी तेरे को उतना दे देते हैं भाई, हमारे को तो मिनिमम 24 चाहिए, 24 के ऊपर जो मिला हमारे लिए तो लॉटरी है। तो यहाँ पे तो वो 27 है ना, सो आई विल गिव यू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 27। ट्रांसफर डिवीजन परचेज भी कर लेगा। आते हैं अपन अपने थर्ड वाले केस के ऊपर। थर्ड वाले केस में क्या है, मेरा एक्सटर्नल डिमांड है 18,000 और मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है 18,000 यूनिट्स। सो कैन आई से एक्सटर्नल डिमांड 18,000 और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 18,000, मतलब मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है ही नहीं, स्पेयर कैपेसिटी इज नील, जीरो। और अब डिवीजन भी बोल रहा है 5,000 यूनिट चाहिए, मतलब कैन आई से दिस इज अ केस ऑफ फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो एक्सटर्नल मार्केट है
पूरा का पूरा, लास्ट सिचुएशन में क्या था आधा, यहां पे क्या है पूरा का पूरा एक्सटर्नल मार्केट मुझे सैक्रिफाइस करके डिवीजन बी को देना है, तो मैं बोलूंगा भाई मैं प्रॉफिट सेंटर हूं, मुझे वहां से जितना मिल रहा है उतना तू मुझे देगा, तो मैं चलूंगा, तो वी विल गो एट, अदरवाइज अपने को काम नहीं करना है भाई, अपन भी प्रॉफिट सेंटर है। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा, इट विल बी मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, कितना खर्चा हो रहा है, सो हिसाब से 28 विल बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस भी मेरा वही होगा मार्केट प्राइस विच इज 28, बट यहां पे अभी देखो कहानी में ट्विस्ट, इफ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मेरा कितना आया सर 28 आया, सब्सटीट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट कितना आता है 27, सो मैं बोल रहा हूं मिनिमम मेरे को 28 चाहिए, ऐसा ट्रांसफर डिवीजन बोल रहा है, मैक्सिमम जो वो दे सकता है मेरे को, कौन, ट्रांसफरी डिवीजन मैक्सिमम जो दे सकता है दैट इज 27, यानी ट्रांसफरर बोल रहा है नहीं मेरे को 28 चाहिए, ट्रांसफर ही बोल रहा है नहीं मैं तो मैक्सिमम 27 ही दे सकता हूं, तो क्या इन दोनों का मेल मिलाप पॉसिबल है क्या, द आंसर इज नो, तो अपन बोलेंगे टीटीएमएम तू तेरा मैं मेरा, मतलब हो सकता है ना, मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं है कि दोनों को एक दूसरे को ट्रांसफर करना ही है, दोनों में रेंज ही नहीं बैठ रहा है, अगर रेंज ही नहीं बैठ रहा है तो इट विल नॉट प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस, तो बेटर है आप अपना अपना रास्ता जाओ। सो if minimum transfer price is greater than substitute minus alteration cost, then transferee will purchase from outside and no internal transfer is possible, ठीक है, बस याद रखना that in case of minimum transfer price ट्रांसफरर के नजरिए से देखना है, in case of maximum transfer price ट्रांसफरी के नजरिए से देखना है, एंड दिस विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। तो अब अगर फटाफट इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे देखोगे तो वेन नो आइडल कैपेसिटी एग्जिस्ट, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड ये मिनिमम हो गया, और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी क्लियर? सो इन शॉर्ट इफ फुल कैपेसिटी वाला केस है तो मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सेम ही होता है, विच इज मार्केट प्राइस चाहिए, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो ठीक है माइनस कर लेंगे, या वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? डन। दो मैंने नोट लिखा है वो एक बार रीड कर लेंगे। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट इंकर्ड, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इंकर्ड फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट, since this is not required in case of internal transfers, उसको internal transfer के लिए तो आपको कोई marketing की जरूरत नहीं है, that cost will not be incurred and hence not recovered from transferee division. Whenever substitute product is available, we will always compare it with market price of transferor division and then arrive at transfer pricing decision. ध्यान रखना ये एक ही क्वेश्चन में मैंने काफी सारी चीजें ले ली, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ले लिया, सब्सटीट्यूट का ले लिया, जब भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ना तो ट्रांसफर ही सब्सटीट्यूट के तरफ देखेगा, उसका प्राइस देखेगा, एंड अगर ट्रांसफरर का प्राइस उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है देन इन दैट केस इट कैन आल्सो परचेज फ्रॉम सब्सटीट्यूट। तो आपको जो ट्रांसफर प्राइस सेट करना है वो ध्यान रखना है, दोनों को कंपेयर करके जो बेस्ट बैठता है उस हिसाब से ट्रांसफर प्राइस सेट करना है, अगेन प्रमोटिंग गोल कॉन्ग्रुएंस। सो आई होप ये तीनों भी केस आपको क्लियर हो गए होंगे लॉजिकली, एंड ये तीनों भी कॉन्सेप्ट जो इधर मैंने लिखा है वो लॉजिकली क्लियर हो गए होंगे। जस्ट गो थ्रू दैट, एक बार ये सम के पास बुक होगा, नोट्स होगा, सॉल्व कर लो सो दैट यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर एंड वी विल मूव ऑन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर विद ट्रांसफर प्राइसिंग का। लेट्स कम टू दिस। ओके, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि समझो कोई मशीन आवर्स कम है, या हो सकता है कभी लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है मशीन कैपेसिटी लिमिटेड हो। ऐसे सिचुएशन में अगर लिमिटिंग फैक्टर होते हुए अपने को ट्रांसफर करना है देन अपन क्या करेंगे इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस एग्जांपल, और फिर इमीडिएटली एग्जांपल से अपन कनेक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट को भी। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हेनेवर देयर आर, खाली कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लेता हूं, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स इन अ डिवीजन and capacity of production is limited, concept of limiting factor plus transfer pricing आएगा। अब तक लास्ट वाले सब में क्या था पता है क्या? खाली एक प्रोडक्ट बना रहा था डिवीजन ए, एक प्रोडक्ट चाहिए था डिवीजन बी को, बट समझो डिवीजन ए प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जी बनाता है,
और उसके लिए उसको लेबर आवर्स लगते हैं, वो भी लिमिटेड है। एंड एट द सेम टाइम डिवीजन बी बोल रहा है कि चल भाई हमारे को भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसको एक्सटर्नल मार्केट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने इंटरनल जो उसके प्रोडक्ट्स है उसको देख के उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन दिस कॉन्सेप्ट। आओ समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन द लिमिटिंग फैक्टर एंड द लीस्ट रैंक्ड प्रोडक्ट इज सैक्रिफाइस। क्या इसका मतलब है, अभी अपन लोग समझेंगे। प्लीज कम टू दिस क्वेश्चन। PQR लिमिटेड, जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन अगेन, इसके पहले वाला भी मास्टर क्वेश्चन था। ये मास्टर क्वेश्चन लिया हुआ है ICAI मॉड्यूल से। आपके पास अगर मॉड्यूल होगा तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल फाइंड, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आओ लेट्स स्टार्ट। अब समझो इधर कोई डिवीजन ए है, उसके 3 प्रोडक्ट है XYZ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर आवर है, और उस बेसिस पे अपन लोग ने रैंकिंग भी दे दिया है, Z को फर्स्ट रैंक, X को सेकंड रैंक एंड Y को थर्ड रैंक। डिवीजन बी कॉल करके बोलता है कि 300 यूनिट्स ऑफ Y इज रिक्वायर्ड बाय डिवीजन बी, एंड डिवीजन बी को अगर डिवीजन Y से डिवीजन ए से सब नहीं मिलता है, ठीक है, डिवीजन बी को क्या चाहिए, डिवीजन ए से प्रोडक्ट Y चाहिए, ठीक है। अब जो भी प्राइस पे दो, डिवीजन बी के पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है फॉर द सेम प्रोडक्ट Y एंड दैट इज अवेलेबल एट ₹45 पर यूनिट। ध्यान रखना जवाब आपका मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है इन जनरल। अब अपने को क्या फॉलो करना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहला काम होता है कि देखो आपको कितने आवर्स चाहिए टू सेटिस्फाई एक्सटर्नल डिमांड, टू सेटिस्फाई एक्सटर्नल डिमांड, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है। अब मैं अगर यहां पे मेरे वाले एग्जांपल में देखता हूं, देन इन दैट केस मेरे पास 3 प्रोडक्ट है X, Y एंड Z। देखिए जरा, प्रोडक्ट X का एक्सटर्नल डिमांड है 800 यूनिट्स एंड एक यूनिट बनाने को लगता है 6 आवर्स, दिख रहा है। प्रोडक्ट Y का एक्सटर्नल डिमांड है 500 यूनिट्स, एक प्रोडक्ट बनाने को लगता है 8 आवर्स। प्रोडक्ट Z का एक्सटर्नल डिमांड है 300 यूनिट्स, एक प्रोडक्ट बनाने को लगता है 4 आवर्स। सो 800 इंटू 6 कितना होता है 4800। सो 4800, 500 इंटू 8 4000 एंड 300 इंटू 4 1200। सो टोटल अपना कितना हो गया, टोटल विल वर्क आउट टू 10,000 आवर्स। तो सबसे पहला आपने क्या किया, फाइंड आउट किया कि भाई एक्सटर्नल डिमांड के लिए आपको कितना आवर्स चाहिए, इट इज 10,000 आवर्स। दूसरा, अब एक्सटर्नल डिमांड पता चल गया, स्पेयर कैपेसिटी पता चल जाएगा आपको। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ आवर्स यूटिलाइजेशन बेस्ड ऑन रैंकिंग। सो क्या मेरा इधर रैंकिंग अवेलेबल है, यस सर, वो तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे ही कैलकुलेट कर लिया था, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। अब मेरे को टोटल 10,000 आवर्स चाहिए, बट समझो क्वेश्चन बोलता है नहीं आपके पास 8,000 आवर्स ही है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये रैंकिंग के हिसाब से आवर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रैंक वाले प्रोडक्ट को आवर्स दोगे, फिर आप सेकंड रैंक वाले प्रोडक्ट को आवर्स दोगे, फिर आप जो बचेगा वो थर्ड रैंक वाले प्रोडक्ट को आवर्स दोगे, ठीक है। फिर बाद में आता है यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड प्लस यूनिट्स आवर्स टू बी सैक्रिफाइड, उसका कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस वेरिएबल कॉस्ट से आपका ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट होता है। एनीवेज, अब एक बार अपन सिनारियो, रियल सिनारियो देख लेते हैं, इससे अपने को पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। केस नंबर 1 क्या है, देखो केस नंबर 1 का है एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाइड प्लस फुल स्पेयर कैपेसिटी। सो लेट्स कम टू दिस केस। ये रहा केस नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाइड है प्लस फुल स्पेयर कैपेसिटी है। अगर ऐसा सिनारियो होता है, then in that case what will be done, let's see। समझो मेरे पास आवर्स अवेलेबल है 13,000, मेरे को एक्सटर्नल डिमांड के लिए कितना आवर्स चाहिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है फर्स्ट स्टेप में ही, मैंने मेरे फर्स्ट स्टेप में ही कैलकुलेट कर लिया कि मेरे एक्सटर्नल डिमांड के लिए मुझे कितने आवर्स चाहिए, 10,000 आवर्स चाहिए। तो मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी कितना हो गया, 3,000 आवर्स का मेरा स्पेयर कैपेसिटी हो गया। समझो गुडू सर। अब मेरे पास कॉल आया दूसरे डिपार्टमेंट का कि सर हमारे को 300 यूनिट्स ऑफ Y चाहिए। कितना, 300 यूनिट्स ऑफ Y। 300 यूनिट्स ऑफ Y बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक Y बनाने के लिए 8 आवर्स लगता है। सो टोटल कितना, 2,400 आवर्स मेरे को चाहिए, उसमें से मेरे पास स्पेयर 3,000 आवर्स है। सो कैन आई से फुल्ली स्पेयर वाला सिनारियो है ये। इन केस ऑफ फुल्ली स्पेयर सिनारियो
आपको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है? इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड। तो कौन सा यूनिट ट्रांसफर करने की बात चल रही है? सर यूनिट वाई ट्रांसफर करने की बात चल रही है। कौन सा यूनिट ट्रांसफर करने की बात चल रही है? सर यूनिट वाई ट्रांसफर करने की बात चल रही है। तो वो जो यूनिट वाई ट्रांसफर करना है दैट विल बी ट्रांसफर्ड एट वेरिएबल कॉस्ट, वो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगा इन केस ऑफ फुल्ली एक्सटर्नल सेटिस्फाइड डिमांड प्लस फुल स्पेयर कैपेसिटी। ए समझ गए? इधर आ जाएगा आपका 24 रुपीज, जो उसका वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बन जाएगा। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इट विल बी मार्केट प्राइस और सब्सटीट्यूट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सो मार्केट प्राइस कितना है वाई का? सर मार्केट प्राइस है 92। सेम चीज सब्सटीट्यूट कितने में मिल रही है डिवीजन बी को? सर 45 में। तो ऑब्वियसली क्या डिवीजन बी 45 से ज्यादा देगा क्या? द आंसर इज नो सर, 45 से ज्यादा तो वो नहीं देगा। सो एग्जैक्टली 45 will become our maximum transfer price. So 92 or 45 whichever is lower. याद रखना maximum transfer price from viewpoint of transferee, minimum from viewpoint of transferer. तो ये इनका रेंज बन गया। क्या रेंज बन गया? 24 to 45। अब 24 to 45 के बीच में इनका जो प्राइस डिसाइड होता है it is going to be a win-win for all of them and at the same time for the company as a whole. तो ये जो रेंज है इस रेंज को कहते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस वाला रेंज। अभी क्लियर फर्स्ट वाला पार्ट, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। डन, इजी पीजी था। अब थोड़ा हाई लेवल आएगा। सेकेंड सिनारियो में देखो, एक्सटर्नल डिमांड ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। सो अब देखो केस 2 में क्या है, आपके पास खाली 8000 आवर्स अवेलेबल है और मेरे को एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए भी टोटल 10,000 आवर्स चाहिए। सो ऑब्वियसली यहां पे मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किसको प्रायोरिटी पे प्रोड्यूस करता हूं। सो एक्सटर्नल डिमांड आल्सो नॉट सेटिस्फाइड, कैन आई से वो वाला सिनेरियो है। सो 10,000 आवर्स तो एक्सटर्नल डिमांड है बट वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है मेरे को। सो यहां पे मुझे कुछ आवर्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो कितने आवर्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? सो वी विल से कि भाई देखो एक वाई बनाने के लिए 8 आवर्स लगता है। सो कैन आई से टोटल 2400 आवर्स हमारे को वाई बनाने के लिए चाहिए। करंट सिनारियो में जो मेरे पास 8000 आवर्स है उसमें मैं जेड को बनाऊंगा तो टोटल 1200 आवर्स मेरे जेड बनाने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए 1200 आवर्स। सेकंड रैंक प्रोडक्ट है मेरा एक्स, वो बनाने के लिए 4800 आवर्स। सो कैन आई से ये 6000 आवर्स हो गया। बचा हुआ 2000 आवर्स जो है मेरे पास उससे मैं वाई बना लूंगा एंड वो बचे हुए 2000 आवर्स से मैं वाई बना लूंगा। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब यहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन बी का कॉल आया कि हमको प्रोडक्ट वाई चाहिए 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे तो 2400 आवर्स की जरूरत है यहां पे। तो कैन आई से मुझे यहां पे अगर 2400 आवर्स चाहिए, ध्यान से देखना, अगर मेरे को 2400 आवर्स चाहिए तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं सैक्रिफाइस किसको करूंगा? डेफिनेटली जो मेरा थर्ड रैंक प्रोडक्ट है विच इज वाई। तो वाई मेरे टोटल कितने आवर्स खा रहा है? कैन आई से वाई मेरे 2000 आवर्स खा रहा है। तो कैन आई से ये पूरे के पूरे 2000 आवर्स जो है ये पूरे के पूरे मेरे सैक्रिफाइस हो जाएंगे। यस सर। अब 2400 आवर्स चाहिए, मैं तो अभी तक 2000 आवर्स ही कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट कौन है? सर उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट है एक्स। कैन आई से 400 आवर्स मेरे को एक्स का भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ध्यान से लॉजिक सुनना। डिवीजन आई मीन प्रोडक्ट वाई बोलेगा सर आप मेरे को सैक्रिफाइस कर रहे हो बट मैं भी तो सर प्रॉफिट सेंटर का आदमी हूं। मैं हर आर पे सर डिवीजन प्रोडक्ट वाई हर 1 घंटे पे 8.5 आवर्स कमा रहा हूं सर। आप सर एक्स के भी 400 आवर सैक्रिफाइस कर रहे हो, एक्स 1 घंटे के 10.5 पर आवर कमा रहा है। तो डोंट वरी, वी विल डू इज हम बोलेंगे कि भाई देखो जो यूनिट हमको ट्रांसफर करना है विच इज प्रोडक्ट वाई, उसका हम लोग वेरिएबल कॉस्ट तो लेना ही है, क्योंकि उतना वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा लगने ही वाला है।
at the same time plus can I say contribution lost of unit to be sacrificed, ये भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा। कौन से यूनिट सेक्रीफाइस किया है? कैन आई से मैंने वाई को सेक्रीफाइस किया है 2000 आवर्स और एक घंटे का वाई 8.5 कमा रहा है, तो 17,000 वाई का अपन लोग ने लिया क्योंकि वाई बोल रहा है मैं प्रॉफिट सेंट्रिक हूं सर, तो मेरा अगर कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है तो वो मुझे रिकवर करके चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स भी बोल रहा है सर मेरा 400 आवर्स का जो लॉस हुआ है, हर लॉस पे मैं 10.5 पर आवर कमा रहा हूं, वो भी मैंने ऐड कर दिया। कैन आई से 21,200 इज द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, प्लस मेरे को ये बनाने के लिए 7,200 वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है, तो लगेगा ही, तो वो भी ऐड कर दिया। कैन आई से टोटल 28,400 इज द अमाउंट जो मुझे रिकवर करना है डिवीजन बी से, सच दैट ट्रांसफर करके, ये सैक्रिफाइस करके ट्रांसफर किया तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा। सो दैट ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी 94.67। मतलब इन शॉर्ट डिवीजन ए बोलेगा भाई हमारे को 300 यूनिट्स ऑफ वाई ट्रांसफर करने के तू 28,400 रुपीज दे दे, हर टोटल ये 28,400 300 यूनिट्स के लिए, सो हर यूनिट का 94.67 विल बिकम द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस सर, क्लियर हो गया आपको? वापस से मैं रिपीट करता हूं, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझेगा ना तब एकदम फीलिंग ऑफ यूरेका आएगा। वाह, देखो इधर अपने को लॉजिकली जाएंगे, टोटल अपने पास एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए 10,000 आवर्स चाहिए, बट ये सिचुएशन में मेरे पास 8,000 आवर्स ही अवेलेबल है, तो मैं एक्सटर्नल डिमांड भी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं 8,000 आवर्स से कितना डिमांड सेटिस्फाई कर पाता हूं वो मुझे देखना है। तो मैं क्या कर पाता हूं, जेड पूरा का पूरा बेच पाऊंगा, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट रैंक। फिर एक्स बेच दिया मैंने पूरा का पूरा, वो भी मेरा सेकंड प्रायोरिटी था और उतना आवर्स अवेलेबल था। वाई के लिए जो बचा कुछ है वो दे दिया, विच इज 2,000 आवर्स। तो पहले एक्सटर्नल डिमांड जितना आप सेटिस्फाई कर सकते हो बेस्ड ऑन आवर्स अवेलेबल वो कर दो। अब आपको कॉल आएगा दूसरे डिवीजन का, आप उसको बोलोगे कितना यूनिट चाहिए, वो बोलते हैं 300 यूनिट्स, 300 इंटू 8 करता हूं 2,400 आवर्स अब आपको चाहिए। आप बोलते हो ठीक है 2,400 आवर्स मैं देने को रेडी हूं, बट ये 2,400 आवर्स से मैं जब 300 यूनिट्स ऑफ वाई बनाऊंगा तब मेरे को मेरा एक्सटर्नल डिमांड जो है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो जो एक्सटर्नल डिमांड सैक्रिफाइस कर रहा हूं, वो सैक्रिफाइस करके मैं कितना कमा रहा हूं, सो कैन आई से 8.5 इंटू 2,000 फॉर product Y and 10.5 into 400 for product X. So in short 21,200 टोटल मैं मेरा कंट्रीब्यूशन लूज कर रहा हूं, वो डिवीजन बी रिकवर करके देगा, प्लस जो मैं ट्रांसफर करने वाला हूं उसका तो मेरे को जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगने वाला है वो तो लगेगा ही, तो वो तो मैं रिकवर करूंगा ही। सो ये दोनों रिकवर करके 28,400 मेरे को चाहिए। तरह तो अगर 28,400 आ गया ट्रांसफर डिवीजन के पास तो उसको कोई गम नहीं है, बिंदास वो ट्रांसफर कर सकता है। सो दिस गिव्स अस अ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ऑफ 94.67 एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगा, वो तो वही रहेगा जो लास्ट टाइम था, मार्केट प्राइस और सब्सटीट्यूट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सो लोअर क्या है 45। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लॉजिकली सोचो, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है आपका 94.67 और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस जो सामने वाला देने को रेडी है वो 45। क्या अपना मेल मिलाप हो पाएगा क्या? द आंसर इज नो। अपन बोलेंगे भाई तू बाहर से 45 में ले ले क्योंकि मैं तेरे को दूंगा तो मुझे मिनिमम 94.67 चाहिए। so, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग डेडलॉक, जो अपना लास्ट सम में केस 3 में था। एंड देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसफर बिटवीन डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। क्यों? क्योंकि इट इज बेटर टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड एज सब्सटीट्यूट वैल्यू इज ₹45। एंड वही फंडा जो लास्ट टाइम यूज किया था सेम फंडा यहां पे यूज होगा। सिंस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज मोर देन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, इट इज बेटर टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड। याद रखना, इफ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज मोर देन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, तो सीधी सी बात है ये बाहर से ही खरीदना बेटर रहेगा। इंटरनल ट्रांसफर विल नॉट बी पॉसिबल। आओ 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 इधर देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो अपन ने पढ़ा, दैट एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी सैक्रिफाइस्ड। एंड याद रखना यहाँ पे सब गेम आर्स का है, लास्ट सम में यूनिट्स का था और एक ही यूनिट था तो प्रीटी इजियर था। यहाँ पे आर्स है, सैक्रिफाइस कितना आर्स हो रहा है, वो सैक्रिफाइस के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन पर आर आप कमा रहे हो, वो वर्कआउट करके आपका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बनेगा। एंड उसी के सामने है मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, so which will always be market price or substitute value, whichever is lower. Are we clear everybody? ये था मेरा केस 2। फिर बाद में आता है मेरा केस 3। केस 3 क्या है? एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाइड प्लस देयर इज सम स्पेयर कैपेसिटी। सो सर कैसे पॉसिबल है, आपको बताता हूं। समझो आपके पास 12,000 आवर्स अवेलेबल है, उसमें से कैन आई से 10,000 तो मेरा एक्सटर्नल डिमांड खा जाएगा, 2,000 मेरे पास स्पेयर बचा है। अब फोन आता है डिवीजन बी का कि मेरे को 300 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए। 300 यूनिट्स ऑफ वाई बनाने के लिए 2400 आवर्स की जरूरत है, उसमें से 2000 आवर्स अपने पास स्पेयर है और 400 आवर्स जो अपने पास पड़ा है दैट इज गोइंग टू बी सैक्रिफाइस्ड। किसको सैक्रिफाइस करेंगे? कैन आई से प्रोडक्ट वाई को, क्योंकि उसका 3rd रैंक है। परफेक्ट। सो variable cost of unit to be transferred plus contribution lost of hours to be sacrificed, so y का 400 hours sacrifice करना है into 8.5 जो उसका opportunity cost है, so 7,200 plus 3,400 टोटल 10,600 रिकवर हुआ ना ट्रांसफर डिवीजन को। वो बोलेगा भाई मेरे को जो चाहिए था वो सब मिल गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, कैन आई से 300 यूनिट्स, तो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा? इट विल बी रुपीज 35.33। इट विल बी रुपीज 35.33। ये मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा। क्लियर? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस विल रिमेन सेम, market price or substitute value whichever is lower, so better to purchase from outside as substitute value is 45. Since same minimum TP is more than max TP, substitute value it is better to purchase from outside. So minimum सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है 35, मैक्सिमम है 45। so, यहाँ पे सॉरी अपन बोलेंगे भाई रेंज बन रहा है किसका, 35.33 टू 45 का रेंज बन सकता है, उसमें आप भेज दो। अगर इन जनरल बोल रहा है कि अगर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज मोर देन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस या सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो इट इज बेटर टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे रेंज बन जाएगा, बिंदास बेचो रेंज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप केस 3 भी अपने को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखते हैं केस 3 को, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ यूनिट टू बी सैक्रिफाइस, मतलब कितना आवर्स गया उसका कंट्रीब्यूशन पर आवर, and maximum transfer price will be market price or substitute value whichever is lower. I hope we are clear. फटाफट ये तीनों पॉसिबल केसेस देख लो and you will be through. Again just a clarification कि यहाँ पे ध्यान रखना, थर्ड वाले केस में 35.33 टू 45 का रेंज बन जाएगा। ये इन जनरल पॉइंट है कि अगर आपका मिनिमम से ज्यादा मिनिमम ज्यादा है, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कम आ रहा है, तो इंटरनल ट्रांसफर प्राइस नहीं हो पाएगा सेट। अदरवाइज यहाँ पे 35.33 टू 45 विल बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस इन केस 3। And with this we are done with the limiting factor या key factor with transfer pricing। अब अगर आप ये देखोगे ना तो आपको देखेगा कि इवेंचुअली इन केसेस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विद ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ट्रांसफर्ड। तो अपन लोग ने 300 इंटू 24 जो वाई ट्रांसफर हो रहा था वो तो हर केस में किया ही किया, प्लस अपन मिनिमम के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ट्रांसफर्ड। बराबर हर तीनों सिचुएशन में अपन ने देखा कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा था। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा या तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करो या मैक्सिमम। सपोज कुछ नहीं बोलता है तो आपको चुपचाप मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट कर देना है, और आपको अगर दोनों आते हैं तो दोनों कैलकुलेट करके आना है। क्या बात कर रहे हो, अभी डन। सो इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा 4th पॉइंट विच वाज ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड ऑन लिमिटिंग फैक्टर।
चलो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब आप क्या बेसिस पे ट्रांसफर प्राइस कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप कॉस्ट पे ट्रांसफर कर लो, हो सकता है कि आप मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर लो, हो सकता है कुछ आप निगोशिएटेड प्राइस पे ट्रांसफर कर लो। एग्जैक्टली ये जो तीन चीज है इसी के ऊपर होता है ट्रांसफर। पहला क्या बोला मैं, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। सो इसको कहते हैं मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर आपने डिसाइड कर लिया इंटरनली एज अ पॉलिसी कि भाई जो भी इंटरनल ट्रांसफर होगा दैट विल बी एट मार्केट प्राइस, तो वो हो गया आपका मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। इन अ वे अच्छा भी है, उसके एडवांटेजेस है कि भाई अनबायस्ड है, और कोई भी जो सप्लायर है उसको कोई टेंशन नहीं, जो ट्रांसफर ही डिवीजन है उसको भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ठीक है उसको पता है कि जो मार्केट में ट्रांसपेरेंट रेट चल रहा है उस हिसाब से ही ट्रांसफर हो रहा है। एंड अगर जो ट्रांसफर ही डिवीजन है उसको भी आगे किसी को इंटरनल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज ही कैन ऑल्सो ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस। सो आई थिंक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ये, and not suitable when market price fluctuates. You can just read that. Behavioral consequences क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है कि भाई अपने को मार्केट प्राइस पे बेचना है, सो वी विल गेट द मैक्सिमम। तो इंटरनल ट्रांसफर करने के लिए ऑल्सो वी आर ऑलवेज रेडी। दूसरा आता है निगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, जो अभी अपन ने दो सम किए पहले उसमें रेंज बना रहे थे, तो ये रेंज बनता है ना, फिर निगोशिएट होता है ट्रांसफर और ट्रांसफरी डिपार्टमेंट में। सो दैट इज कॉल्ड एज निगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। मैनेजर्स इंडिपेंडेंटली निगोशिएट एंड अराइव एट अ म्यूचुअली अग्रीएबल ट्रांसफर प्राइस। अच्छी बात है कि पॉजिटिव एडवांटेज ये है कि दोनों दोनों जो डिपार्टमेंट्स है दोनों के पास ऑटोनॉमी है, दैट दे कैन डिसाइड देयर परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। डिसएडवांटेज ये है कि भाई दोनों के पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इसका कहीं ये स्पेयर कैपेसिटी पे का वाला चीज है, वो तो मेरे को मार्केट प्राइस पे हायर प्राइस पे नहीं बेच रहा है, तो वो एक एक्सटर्नल मार्केट होना चाहिए। अगर वो नहीं है देन इट कैन बिकम योर डिसएडवांटेज। फिर आता है थर्ड कॉस्ट। हाँ, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस में और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इट प्रमोट्स गोल कॉन्ग्रुएंस, कि भाई वो रेंज में अगर ट्रांसफर किया तो जैसा मैंने बोला इट इज ऑलवेज गुड। याद रखना, रेंज के बिटवीन में अगर ट्रांसफर किया तो इट इज अ विन विन सिचुएशन, गोल कॉन्ग्रुएंस, मतलब ट्रांसफरर, ट्रांसफरी एंड कंपनी ऑल विल बेनिफिट। अगर रेंज में नहीं है और अगर आपने ट्रांसफर किया देन इन दैट केस इट विल रिजल्ट इनटू लॉस टू आइदर ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द कंपनी एज अ होल। सो इसके लिए ऑलवेज रेंज फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है आपका कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। यहाँ पे आपके इंटरनल रिकॉर्ड्स के बेस पे आप देखोगे भाई क्या कॉस्ट है उसके ऊपर ट्रांसफर करोगे। सो आपका जो परफॉर्मेंस है दैट विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन इंटरनल कॉस्ट। कई बार इसकी वजह से जो सप्लायर डिवीजन है वो कॉस्ट की परवाह ही नहीं करता है, वो कॉस्ट को बढ़ने देता है क्योंकि उसको लगता है छोड़ना, मेरे को पूरा कॉस्ट तो रिकवर होने ही वाला है। सो द मैनेजिंग मैनेजर ऑफ सप्लाई डिवीजन may not attempt to reduce cost, probably ये नहीं लिखा है but may not attempt to reduce the cost। अब कॉस्ट बेस में भी और इंटरनल बाइफर्केशन है। पहला है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। सो मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जब आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल बेस्ड कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस। यूजफुल फॉर व्हेन सप्लाइंग डिवीजन हैज एक्सेस कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी पड़ा है, चल भाई मार्जिनल कॉस्ट पे भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको कोई मोटिवेशन नहीं रहता है क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा। फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड। एक फिक्स्ड कॉस्ट डिसाइड कर लिया कि भाई यही प्राइस के ऊपर इंटरनल ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड। फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्लस उसमें जब आप फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट भी कर दो देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज फुल कॉस्ट बेस्ड। एंड लास्ट है कॉस्ट प्लस बेस्ड ऑन अ मार्कअप। तो अगर समझो आपका कॉस्ट आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट प्लस उसके ऊपर आप प्लान कर लेते भाई 20% ऑन कॉस्ट मेरे को मार्कअप डालना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई मेरा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितना है या सेलिंग प्राइस कितना है, वो सब आप देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ एक परसेंटेज ऐड कर रहे हो टू द एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। सो अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली दे तो आपको अगर ऐसा कुछ बोले वो भाई फुल कॉस्ट पे करना है तो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा क्या फुल कॉस्ट है, उस बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर समझो आपको क्वेश्चन दे कि भाई नहीं ट्रांसफर शुड बी ऑन मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस देगा, उस बेस पे आपको ट्रांसफर करना है। वेरी वेरी सिंपल। इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो मैंने भी यहाँ पे लिया हुआ एग्जांपल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट या शेयर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटिव टू कॉस्ट। तो ध्यान रखना अगर मार्केट प्राइस इज द ट्रांसफर प्राइस तो लाइफ एकदम सिंपल है, जो मार्केट प्राइस है वो ट्रांसफर प्राइस कर लो, एक का ट्रांसफर प्राइस दूसरे का ट्रांसफर कॉस्ट, सिंपल। ओके
अगर उन्होंने बोला है नो, कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट, ये देखो क्या लिखा है इधर, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट, या लिखा है शेयर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटिव टू कॉस्ट। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, समझो शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट है, तो सबसे पहले टोटल कंपनी का प्रॉफिट फाइंड करो सच दैट इंटरनल ट्रांसफर इज एट कॉस्ट, सच दैट इंटरनल ट्रांसफर इज एट कॉस्ट। तो समझो डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, डिवीजन सी है। डिवीजन ए का कॉस्ट है 200, डिवीजन बी का कॉस्ट है 300, डिवीजन सी का कॉस्ट है 400, तो टोटल 900 का कॉस्ट हुआ। एंड ओवरऑल जो फाइनल मार्केट में सेल हो रहा है वो डिवीजन सी के थ्रू हो रहा है। सो तीनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट ऐड कर दो, जो फाइनल डिवीजन सेल करने वाला है उसका सेलिंग प्राइस ले लो, यू विल गेट द कंपनी नेट प्रॉफिट। ये इससे आपको पता चल जाएगा कंपनी नेट प्रॉफिट। कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस आपने कर दिया है ऑल डिवीजन कॉस्ट, ऑल डिवीजन कॉस्ट कर दिया है तो मेरा कंपनी का नेट प्रॉफिट आ गया। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको डिवाइड करना है, क्या रेशियो में, कॉस्ट के रेशियो में, ठीक है, क्या रेशियो में, कॉस्ट के रेशियो में। तो ये क्वेश्चन में कॉस्ट का रेशियो क्या है, कैन आई से 2:3:4। सो कितना प्रॉफिट आया है सर, प्रॉफिट आया 100, क्या रेशियो में डिवाइड करोगे, 2/9, 3/9, 4/9। सो अगर आपने ये 100 को 2/9, 3/9, 4/9 के रेशियो में डिवाइड किया, देन इन दैट केस वो आपका बोलते ना शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर ट्रांसफर प्राइस इवेंचुअली होता क्या है, इट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस पर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझो आपके पास, आपको डिवीजन ए का ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना है, मतलब बेसिकली सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। कॉन्सेप्ट क्या लिया है, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट। सो आपको सेलिंग प्राइस जब फाइंड करना होता है, इट इज कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। बराबर, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस, वो क्या होता है, कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। क्या मेरे पास डिवीजन ए का कॉस्ट है, यस सर 200 ऐड लिख लिया, प्लस कितना शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट आ रहा है, तो इधर मैंने नेट प्रॉफिट निकाला था, उसका मैंने, देखो ये जो 100 रुपए का कंपनी का प्रॉफिट है, क्या ना इसे तीनों डिवीजन में बटेगा, क्या बेसिस पे बटेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, क्वेश्चन में बोला है, तो कॉस्ट के बेसिस पे ये प्रॉफिट को बांट दिया, तो 22 रुपीज का डिवीजन ए का प्रॉफिट है, वो भी इधर मैंने 22 रुपीज डिवीजन ए का प्रॉफिट ऐड कर दिया। मेरा डिवीजन ए का ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 222। जो डिवीजन ए का ट्रांसफर प्राइस है वो डिवीजन बी का कॉस्ट बन जाएगा, तो ये इधर आ गया 222 डिवीजन बी का एक ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट, प्लस डिवीजन बी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो, प्लस जो प्रॉफिट डिवीजन बी अर्न करने वाला है 33 रुपीज का, वो भी ऐड कर दिया, तो मुझे डिवीजन बी का ट्रांसफर प्राइस मिल जाएगा 555। सब जुगड़ू सेम कॉन्सेप्ट पे, ये देखो इधर नोट लिखा है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू शेयर्ड कंट्रीब्यूशन मेथड। इन दिस कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज अ होल इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। In case of market based transfer price, transfer is at market price which becomes receiving department's cost, जो आपको पहले बताया था मैंने। अभी क्लियर एवरीबॉडी। सो क्वेश्चन अगर आता है ना, तो ये जो एग्जांपल दिया है ना, उसी के ऊपर वो लोग रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करना है, स्टेप 1 कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड कर लो। कैसे करेंगे, जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट जो लास्ट वाला है ना, मार्केट में सेल करने वाला है, उसका सेलिंग प्राइस लेस जितने भी मेरे डिपार्टमेंट से सबका कॉस्ट ले लो, तो अपने को कंपनी का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। उस कंपनी का नेट प्रॉफिट को जितने भी, समझो 3 डिवीजन है, तो तीनों उसका नेट प्रॉफिट में अपना अपना शेयर है, क्या बेसिस पे वो शेयर डिवाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। जैसे ही वो ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, जैसे ही कॉस्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, तो तीनों डिवीजन का आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जो फर्स्ट डिवीजन है, जैसे डिवीजन ए, उसका आपको नेट प्रॉफिट बताए, उसका आपको कॉस्ट बताए, कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। एक का ट्रांसफर प्राइस, दूसरे का ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट बनेगा, तो वो डिवीजन बी का ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट प्लस डिवीजन बी का खुद का कॉस्ट प्लस शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट से जो डिवीजन बी का प्रॉफिट है वो ऐड कर दिया, बन गया डिवीजन बी के लिए ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन सी का ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट। सब जुगड़ू हो गया। इसी के बेसिस पे आपको मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइस, या तो थोड़ा बहुत थियोरी जो भी अपन ने पढ़ा, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ प्रैक्टिकल पॉइंट है ये आएगा। दैट्स इट, आई होप वी आर क्लियर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। भाई इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग तुम डायरेक्ट टैक्स में पढ़ने वाला है, बट ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको बता दूं अलग है यहाँ पे। सो व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग हियर मींस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर होएगा, क्योंकि वो जो वर्डिंग्स रीड करेंगे ना तो बाउंसर जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया, ठीक है, इंडिया को पेप्सी बेचने का है,
तो इंडिया पेप्सी बेचता है तो उसका पेप्सी का सेलिंग प्राइस है कुछ तो भी, वेरिएबल कॉस्ट है यही सेम पेप्सी का 40 रुपीज, बराबर है। अब अज्यूम करो कि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर इंडिया को टैक्स भरना पड़ेगा भाई, इंडिया को टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं इंडिया में टैक्स रेट है 40%। तो इंडिया क्या करता है, सुनो, इंडिया को भेजने का है पेप्सी, बहुत सारा पेप्सी टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि मैं इंडिया से पेप्सी लेगा, बहुत सारा पेप्सी लेगा, ठीक है। तो इंडिया को क्या सेल करना है, इंडिया को सेल करना है पेप्सी। अब आइडियली उसका सेलिंग प्राइस है पेप्सी का 100, बट इंडिया क्या करेगा पता है क्या, ये पेप्सी 100 में सेल करेगा ही नहीं, ये पेप्सी सेल करेगा 40 रुपीज में। हाँ सर, 100 रुपीज का चीज 40 रुपीज में, हाँ, बट किसको पता है क्या, पेप्सी इंडिया सेल करेगा पेप्सी दुबई को। सही सुन रहा है पब्लिक, क्या बोलेगा वो, पेप्सी दुबई को वो ये चीज ट्रांसफर करेगा। भाई इवेंचुअली ऑर्डर आया किधर से, सर ऑर्डर आया ऑस्ट्रेलिया से, बट क्या करेगा पेप्सी इंडिया, इंडिया जहां पे टैक्स रेट बहुत हाई है 40%, वो सेल कर देगा अपने एंटिटी को जहां पे टैक्स रेट है एकदम नील, इज गुड एज यहां का टैक्स है 0%। अब कैन आई से पेप्सी दुबई जब खरीदेगा इंडिया से, तो इंडिया का सेलिंग प्राइस 40, तो दुबई का कॉस्ट हो गया 40, एंड दुबई ऑस्ट्रेलिया वाले को बेचेगा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 100। इसके ऊपर नेट प्रॉफिट, इधर इंडिया का नेट प्रॉफिट 0, कोई टैक्स मत भरो। दुबई का नेट प्रॉफिट 60, यहां पे भी कोई टैक्स मत भरो। अब ये दुबई वाला ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर कर देगा 100 रुपए में। तो इंडिया पेप्सी को ऑर्डर आया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया पेप्सी ने इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया को 100 रुपए में ही पहुंचाया, बट किसके थ्रू पहुंचाया, किसके थ्रू पहुंचाया, कैन आई से पेप्सी दुबई के थ्रू पहुंचाया। और मैं आपको बता दूं कि ये पेप्सी दुबई खाली क्रिएट किया गया टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, सच दैट जहां पे हायर टैक्स कंट्री है वो सप्लायर है, अगर हायर टैक्स कंट्री सप्लायर है तो वो जानबूझ के लोअर अमाउंट के ऊपर अपनी एंटिटी को ट्रांसफर करती है जहां पे टैक्स रेट एकदम कम है। तो जहां पे टैक्स रेट एकदम कम है उसको कॉस्ट कम हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ा तो फर्क नहीं पड़ता। हायर टैक्स वाले कंट्री जानबूझ के कम प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इसका अगर कम प्राइस पे ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। समझ गए। अब अपन लोग है ना वही पॉइंट को रीड करने वाले, तो डायरेक्टली रीड करेंगे ना तो समझेगा नहीं, अब ये एग्जांपल के थ्रू समझ जाएगा। तो पेप्सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेल करना चाहता है, बट बीच में दुबई एंटिटी क्रिएट कर देगा, दुबई को 40 रुपीज में ट्रांसफर कर देगा कम प्राइस में, क्योंकि सप्लायर का टैक्स रेट ज्यादा है, एंड दुबई जो परचेज कर रहा है इंडिया से उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इतना कम प्राइस में मिल रहा है, उसको कम कॉस्ट में पड़ गया, अब उसको ज्यादा टैक्स आएगा, बट उधर का टैक्स रेट ही 0 है, नो टेंशन। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया को बेच देता है ऑन द ह्यूज प्रॉफिट, पे 0 टैक्स। तो यहाँ पे टोटल 60 रुपीज का ट्रांजैक्शन भी हो, नेट प्रॉफिट भी हो गया, और किसी ने एक पैसा टैक्स नहीं भरा, समझ रहे हो। और ये बड़े बड़े क्रोर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रोर्स का टैक्स सेविंग हो जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग को, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज करके। देखा अपन ने कैसे टैक्स को एक मोहरा जरिया बनाया जाता है। आओ अब अपन रीड करते हैं इसको। प्रॉफिट एंड टैक्सेशन, प्रॉफिट एंड रिपैट्रिएशन taxation, profit repatriation and transfer prices are critical considerations for senior management। सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनीज ट्राई टू, अब रीड करना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स कैसे, by using transfer price as a tool to reduce the tax impact on earnings। कैसे, where supplying division is in a country with higher tax rate, the transfer price will be settled lower in order to reflect higher earnings resulting from lower purchase cost in the purchasing division which has a lower tax rate। तो जो सप्लाइंग डिवीजन है अगर उधर टैक्स रेट परसेंटेज हाई है
तो वो कम प्राइस पे ट्रांसफर करेगा, जानबूझ के ट्रांसफर प्राइस कम रखेगा ताकि जो रिसीविंग डिवीजन है उसका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। पर रिसीविंग डिवीजन का प्रॉफिट ज्यादा भी हो जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट बहुत लो है। Likewise, vice versa, supply from low tax countries may be priced high in order to reflect high earnings for that unit, thereby ensuring the tax impact. समझी गुरु, are we clear with this whole transaction? समझ में आ गया? And इसका vice versa होगा if India is the receiving department. चलो, I hope we are clear. फिर करेंसी मैनेजमेंट यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, तो देखो और एक सिर्फ एक जनरल थियोरेटिकल पॉइंट है कि भाई अगर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ट्रांसफर होता है तो जो भी डिविजन्स होते हैं उनको अपना ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा रखना पड़ता है कि भाई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क भी कवर हो जाए। बिकॉज समझो यूएसए, चाइना, इंडिया कोई सब्सिडियरीज है, देन इन दैट केस यूएसए का जो भी डॉलर रेट है, चाइना का रेट है, जापान का रेट है, उसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने चाहिए। सो वो करेंसी फ्लक्चुएशंस को आप कैसे हेज करते हो वो भी रोल है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर प्राइसिंग सही सेट किया जाए सो दैट करेंसी फ्लक्चुएशंस आपके बैलेंस शीट को या पीएनएल अकाउंट को अफेक्ट ना करे। इन जनरल आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के इंपैक्ट्स के लिए इनकम टैक्स रेट्स देखना है कि इंपोर्ट ड्यूटी कितना लग रहा है। मालूम पड़ा अभी जानबूझ के इंडिया है ना डंपिंग ड्यूटी लगाता है चाइना के ऊपर, तो अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है मंगा के। इन्फ्लेशन कितना है, इनकम रिपैट्रिएट कितना हो रहा है। इनकम रिपैट्रिएट मतलब समझो अगर आउटसाइड इंडिया अपन कुछ सेल कर रहे हैं तो कितना अपने पास आ रहा है, कितना इंडिया में यूज हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। सो ये एक जनरल कंसिडरेशंस है। अब आते हैं एक मस्त वाले आईसीएआई के एग्जाम्पल के ऊपर। मैं आपको बता दूं ये वाला भी आईसीएआई के मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे दो कंपनीज है, एक कंपनी है ब्रूसली लिमिटेड एंड दूसरी है इंडिया लिमिटेड। ब्रूसली लिमिटेड कहाँ की है? चाइना की कंपनी है जो 1,50,000 यूनिट सप्लाई करती है हीरो लिमिटेड ऑफ इंडिया को एट चाइना येन 30 पर यूनिट। तो ब्रूसली इंडिया को कितने में ट्रांसफर कर रही है? 30 येन पर यूनिट। एंड वही प्रोडक्ट बनाने का चाइना को कॉस्ट पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पड़ता है 20 पर यूनिट। हीरो लिमिटेड जब वो ऑर्डर यहां पे इंडिया में रिसीव करता है तब उसको 29.5% वैल्यू के ऊपर, तो 30 रुपीज के 30 येन के ऊपर 29.5% का उसको कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। सब मिला के तो क्या हो जाता है देखो, 30 रुपीज का 30 येन का 30 येन का इज द सेलिंग प्राइस, तो 30 येन का चीज है वो आ रहा है, प्लस उसके ऊपर 29.5% का ड्यूटी लग रहा है एंड कन्वर्जन रेट है 30। सो टोटल कन्वर्जन रेट है 9.8, सो 30 प्लस 29.5 ये हो गया प्लस 29.5%, जस्ट 30 प्लस 29.5% मल्टीप्लाई बाय 9.8 में जब करता हूं तो 380.73 में इंडिया चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंक्लूसिव ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन या करेंसी कन्वर्जन। समझ गुरु सर। अब क्या हो रहा है, हीरो लिमिटेड को मतलब इंडिया वाले को एक लोकल सप्लायर आया है और बोलता है कि मैं तेरे को INR 320 में दूंगा, तो क्या उसको लेना चाहिए? क्या सीधी सी बात है, लेना चाहिए। जो चीज मेरे को 380.73 की पड़ रही थी, अब अगर इंडिया वाला आके मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे को 320.73 में लूंगा, तो सीधी सी बात है मैं एक्सेप्ट करूंगा ही करूंगा। बट इसकी वजह से साइमल्टेनियस इंपैक्ट देखो, ब्रूसली लिमिटेड जो इंडिया का ही कनेक्शन है, ये देखो याद रखो, ब्रूसली लिमिटेड in China supplies units to a group company Hero Limited। मतलब चाइना वाला ब्रूसली लिमिटेड और इंडिया वाला हीरो लिमिटेड दोनों आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज, मतलब सेम ही ग्रुप के। तो यस, इंडिया वाला इज हैप्पी कि चलो भाई मेरा तो बहुत अच्छा सेविंग्स हो गया, 380.73 की चीज 320 में मिल रही है, बट चाइना वाले को इतना कुछ नुकसान होगा, उसका भी इंपैक्ट अपने को देखना पड़ेगा। और फिर देखेंगे अपन नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है। हीरो लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज फ्रॉम local market at INR 320. Bruce Lee sells 1,20,000 units locally and will lose sale of 30,000 units. अब उन्होंने टैक्स रेट दे दिया इंडिया का और चाइना का, एंड अपने को इंपैक्ट दिखाना है कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का।
आओ देखते हैं। आप पहले हीरो लिमिटेड के एंगल से देखो क्योंकि वो अपना ऑलमोस्ट हो गया है। तो हीरो लिमिटेड के एंगल से देखोगे तो उसका 380.73 माइनस 320, कैन आई से 60.73 का सेविंग्स हो रहा है। टोटल कितने यूनिट्स है सर? टोटल 1,50,000 यूनिट्स है। सो 91,90,500 सेव हो रहा है। बट याद रखना, आपका जो भी सेविंग्स हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स इंपैक्ट तो आएगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट, सेविंग्स इज एज गुड एज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, यू आर नॉट द ओनली पर्सन, गवर्नमेंट इज द पार्टनर। सो 91,90,500 के ऊपर 34% माइनस करूंगा, नेट आफ्टर टैक्स बेनिफिट कितना है पब्लिक? इट इज 60 लाख। अब सामने देखते हैं ब्रूसली को मेरा कितना लॉस हुआ है। अगर 60,12,270 से कम लॉस हुआ है, देन इन दैट केस वी विल से कि चलो ये ट्रांजैक्शन ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा रहा, वी विल गो अहेड विद इट। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इन केस ऑफ ब्रूसली लिमिटेड, कहना इसे उसका 30,000 यूनिट्स का लॉस हो गया। तो हर यूनिट पे वो 10 चाइना येन कमा रहा था। 30 माइनस 20 इंटू कन्वर्जन रेट 9.8, तो 29,40,000 का उसका कंट्रीब्यूशन गया। प्लस उसको इनलैंड टैक्स पे करना पड़ रहा है लोकली। एंड कितना इनलैंड टैक्स है? इनलैंड टैक्स इज एट द रेट 10%। ये देखो इधर इनलैंड टैक्स दिख रहा है 10% का। सो यहां पे जो चाइना वाला कंपनी है उसका 30,000 भी गया, प्लस जो 1,20,000 यूनिट्स वो लोकली सेल कर रहा है, उसके ऊपर उसको 10% का इनलैंड टैक्सेस पे करना पड़ रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 35,28,000। तो ब्रूसली लिमिटेड जब इंडिया को एक्सपोर्ट करता था तब उसको कोई इनलैंड टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट है ना, एग्जाम। बट जब ब्रूसली लिमिटेड इंडिया में पे कुछ भी ट्रांजैक्शन, सॉरी, जब ब्रूसली लिमिटेड खुद के लोकल मार्केट में विच इज चाइना में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उसको इनलैंड टैक्सेस ऑन ऑल इट्स सेल पे करना पड़ रहा है एट द रेट 10%। सो यहां पे देखो ब्रूसली लिमिटेड सेल्स 1,20,000 यूनिट्स लोकली एंड विल लूज सेल ऑफ 30,000 यूनिट्स। यहां पे लिखना पड़ेगा इनलैंड टैक्स on local sale is equal to 10%। so ये 10% कितना आता है? 35,28,000। कैसे भाई? 1,20,000 यूनिट्स वो लोकली बेचेगा, हर यूनिट के ऊपर 10% उसको पे करना पड़ेगा इनलैंड टैक्स, बराबर है। हर यूनिट का सेलिंग प्राइस है 30 चाइनीज येन एंड कन्वर्जन रेट इज 9.8। कैन आई से टोटल मिला के नेट लॉस कितना आ जाता है? 64,68,000। याद रखना, प्रॉफिट में अगर पार्टनर है गवर्नमेंट तो टैक्स में, लॉस में भी पार्टनर है। तो 16,17,000 उसका टैक्स का इंपैक्ट अगर आप रिमूव कर देते हो, देन इन दैट केस क्या बचता है? 48,51,000। क्या बोला? 48,51,000। तो एक जगह 48,51,000 का लॉस और दूसरी जगह 60,12,270 का प्रॉफिट। कहना इससे नेट नेट क्या रहा ग्रुप कंपनी का, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे? कहना इससे इट रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉफिट, बराबर के नहीं? तो चलेगा क्या? डेफिनेटली 11,61,270 का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ रहा है। वी शुड गो अहेड विद दिस डील। समझ गए? so, ये देखो नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो टैक्स प्लानिंग का एक्सप्लेनेशन है, जहां पे कैसे ट्रांसफर प्राइस यूज करके हाई टैक्स रेट लो टैक्स रेट गेम खेलते हैं। एंड ये वाला एग्जांपल भी हो गया आपका मॉड्यूल का। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन फॉर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। देखो क्या होता है पता है क्या? अलग अलग डिमांड्स आती है। एक एक्सटर्नल मार्केट से डिमांड आती है जो रेगुलर बेसिस पे आप उसको कंप्लीट करते हो। दूसरा आपको इंटरनल डिवीजन से डिमांड आएगा। एंड तीसरा कभी कभी आपको स्पेशल ऑर्डर भी आ सकता है। अब इतना सारा डिमांड आए बट पॉसिबल नहीं है ना। अब स्पेशल ऑर्डर तो स्पेशल है, कभी अचानक आ गया, अब उतना मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, बट you may not want to miss out on the opportunity also, so production capacity थोड़ा लिमिटेड है। वो तीन ऑप्शन है आपके पास, एक एक्सटर्नल डिमांड आया है, एक इंटरनल डिपार्टमेंट से डिमांड आया है, कुछ स्पेशल ऑर्डर आया है। तो कैसे उसको मैनेज करोगे एंड क्या बेस्ट केस सिनारियो रहेगा, उससे रिलेटेड अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं।
हाँ, इसमें कुछ बेनिफिट्स भी होता है कई बार कि स्पेशल ऑर्डर जब आता है तो उसके लिए अलग से कोई बहुत स्पेशल मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, सामने से आ जाता है तो कुछ कॉस्ट सेविंग हो जाता है जिसकी वजह से कुछ बेनिफिट हो जाए। इंटरनल ट्रांसफर में जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो अपना बाय डिफॉल्ट सेव होता ही है, सो दैट इज ऑल्सो अ सेविंग। सो ये सबको कंसिडर करके क्या आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा वो इवेल्युएट करने का नाम है आने वाला क्वेश्चन। सो लेट्स हैव अ लुक डिफरेंट डिमांड एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन। क्या है ये देखते हैं। Below is the data of division A and B. सेलिंग प्राइस डिवीजन ए का भी है, डिवीजन ए का डेटा दिया है। सेलिंग प्राइस है एक्सटर्नल मार्केट में 80, सेलिंग प्राइस फॉर स्पेशल ऑर्डर है 70, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 50, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर एक्सटर्नल सेल्स किया तो 10 रुपए, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर स्पेशल ऑर्डर या ट्रांसफर टू बी है तो 5 रुपए का ही लगेगा। ऑल्सो उन्होंने क्या दिया है, टोटल कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स का। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, आई एम श्योर ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज फॉर द एक्सटर्नल मार्केट। It can increase capacity up to 50,000 by incurring 50,000 for every 10,000 units. So for every 10,000 units, for every 50,000 rupees, 10,000 units can be increased. For every 50,000 rupees, 10,000 units can be increased. ऐसे करके आप 30,000 से 50,000 यूनिट्स तक का कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो। आर वी क्लियर? यस सर। करंट डिमांड कितना है, एक्सटर्नल मार्केट का डिमांड कितना है, इट इज 30,000 यूनिट्स। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम डिवीजन बी टू सेल 45,000 यूनिट्स एट 75 और लेसर यूनिट्स एट 70। तो ये भाई बी ने अपना कंडीशन डाल दिया है बॉस। बी क्या बोलता है कि सुनो, अगर मेरे को ट्रांसफर कर रहे हो पूरा का पूरा 45,000 यूनिट्स तो मैं आपको उसके लिए 75 दूंगा। बट अगर आप बोलते हो नहीं नहीं हम उतना नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा ही कर पाएंगे, तो 45,000 से एक यूनिट भी कम आपने ट्रांसफर किया ना, मैं 70 रुपीज से ज्यादा का ट्रांसफर प्राइस नहीं देने वाला हूं, बता रहा हूं। इफ डिवीजन ए सेल्स टू डिवीजन बी और स्पेशल ऑर्डर, it can eliminate selling and distribution of rupees 5 by incurring rupees 50,000 fixed cost. What is the best strategy for division A? तो अब डिवीजन ए के पास तो बहुत सारी चीजें, एक तरफ है एक्सटर्नल डिमांड 30,000 यूनिट्स, दूसरा है स्पेशल ऑर्डर 15,000 यूनिट्स। स्पेशल ऑर्डर के लिए वो बोल रहा है आइदर एक्सेप्ट इन फुल और रिजेक्ट। ये देखो कैसा है पता है क्या, मैजिक बुक समरी बुक है ना, तो समरी बुक में सब इनकॉर्पोरेट कर दिया है पॉइंट्स में, तो समझ जाने का। फिर है डिमांड बाय बी, वो है 45,000 यूनिट्स, बट बी क्या बोलता है, इफ सोल्ड 45 यूनिट्स टू बी, चलो ट्रांसफर प्राइस 75, बट इफ लेस देन 45 तो ट्रांसफर प्राइस 70 ही दूंगा। तो कह रहे हैं इससे अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही है भाई। 30,000 एक्सटर्नल डिमांड है, एक वो हो गया, 15,000 का मेरा स्पेशल ऑर्डर है वो हो गया, 45,000 यूनिट्स बी देने को रेडी है, तो 45 प्लस 15 60 प्लस 30 टोटल 90,000 यूनिट्स का मेरे पास डिमांड आया है। बट स्याप्पा मेरे पास तो कैपेसिटी खाली 50,000 यूनिट्स का है, तो क्या मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाऊं इज नाउ व्हाट आई विल थिंक। ठीक है ना, तो वो अब मेरे को इवेल्युएट करना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। आइए देखते हैं कि क्या मेरा पॉसिबिलिटीज है एंड उसके लिए मेरा क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी बैठता है। अगर मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेल करता हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस 80 है, यस सर। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 55 है, बराबर, यस सर। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा 15। अगर मैं 45,000 यूनिट्स बी को सेल करता हूं पूरा का पूरा, तो बी 75 देने को रेडी है एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 55 ही आएगा। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी तो आएगा 5 रुपए का। बट देखो उधर, यहां पे उन्होंने क्या लाइन दिया है, देखो इधर ध्यान से, अभी मैं जो लाइन पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। क्या लिखा है, it can eliminate selling and distribution of rupees 5 by incurring 50,000 as fixed cost. तो 50,000 का फिक्स कॉस्ट इंकर करके कैन आई से 5 रुपए का जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो मैं हटा सकता हूं, तो डेफिनेटली आई विल गो अहेड विद इट। मतलब 50,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 10,000 यूनिट्स मिनिमम चाहिए। 10,000 यूनिट्स के ऊपर जो भी गया तो कैन आई से बेनिफिट ही है आपको, और अपने को तो 30,000 के ऊपर 20,000 यूनिट सेल करना है, विच इज मोर देन 10,000 यूनिट्स। सो डेफिनेटली आई विल गो अहेड विद दिस ऑप्शन। 50,000 देके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5 रुपए का पूरा एलिमिनेट। तो अब मेरे को 50,000 रुपीज तो एनी विच केस इंकर करना ही है,
वेदर मैं ये बी फुल में एक्सेप्ट करूं, पार्ट में एक्सेप्ट करूं, स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करूं, कुछ भी करूं, तो वो इररेलेवेंट कॉस्ट के जैसे ट्रीट हो जाता है, समझे? अब आओ, सो 20 रुपीज मेरे को मिल जाएगा अगर मैं पूरा का पूरा 45,000 यूनिट्स बी को बेच दूं तो। 45,000 से कम अगर मैंने बी को बेचा तो मेरे को कंट्रीब्यूशन 15 का ही आएगा, क्योंकि फिर वो 75 नहीं 70 देगा। एंड स्पेशल ऑर्डर वाला क्लियर है, 70 रुपीज का सेलिंग प्राइस, 55 रुपीज का उसका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 15 रुपए का मेरे को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अगेन इसका भी जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो अपन ने एलिमिनेट कर दिया बाय इंकरिंग 50,000 रुपीज। अब अबाउ समरी के हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस मेरे बनते हैं? एक ऑप्शन बनता है भाई 30,000 यूनिट्स में एक्सटर्नल मार्केट को बेचूं, 20,000 यूनिट्स में बी को बेचूं 70 में। तो अगर मैं ऐसा करता हूं 30,000 यूनिट्स एट ₹80 एक्सटर्नल को बेचूं और 70, तो कैन आई से दोनों सिचुएशन में मुझे तो 15 रुपए का ही कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। देखो ना, यहां भी 15 है और 45,000 से कम बेचा तो मेरे को बी के सामने 15 रुपए का ही कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है भैया, ठीक है। दूसरा, सेल 30,000 यूनिट्स टू एक्सटर्नल मार्केट, 15,000 टू स्पेशल ऑर्डर एंड 5,000 टू बी, 30 प्लस 15 प्लस 5। बट कैन आई से ये सब सिनारियो में मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 15 का ही मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन मेरे दिल को जीत गया, फिर 45,000 यूनिट्स डिवीजन बी को बेचो तो 75 मिलेगा, मतलब 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन, और बाकी का 5,000 एक्सटर्नल मार्केट में 15 रुपए में कल कंट्रीब्यूशन। कहना ही से ये है, अभी तक तो जो भी ऑप्शन देखा 15 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, यहां पे तो सारे 45,000 यूनिट्स के ऊपर 20 रुपए मिल रहे हैं। कहना से ये बेस्ट सिनारियो लग रहा है अब तक। फोर्थ सिनारियो क्या ऑप्शन पॉसिबल है? 35,000 यूनिट्स बी को बेचो बट उसमें भी 70 मिलेगा, एंड 15,000 यूनिट स्पेशल ऑर्डर को बेचो उसमें भी 15 ही मिलेगा। तो थर्ड सिनारियो इज द बेस्ट सिनारियो, जहां पे मुझे 45,000 यूनिट्स बी को बेचना चाहिए ताकि एटलीस्ट वो 45,000 यूनिट्स के लिए मुझे 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन, बाकी के 5,000 यूनिट के लिए 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी पर पड़े। चलो, अब इस बेसिस पे एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। बट जो मेन था ना, ये 15.4 वाला ये जो पार्ट था ना, ये सबसे मेन था कि इसमें पता चला क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगा। बट ये स्ट्रैटेजी क्या है वो पता चलने के पहले उसके ऊपर जो अपन लोग ने टेबल बनाया वो इंपॉर्टेंट था। उसके पहले ये क्या सिनारियो बैठ रहा था वो इंपॉर्टेंट था। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें पता अपने को चलती गई। हाँ, अब एक वर्किंग नोट है कि भाई 50,000 यूनिट्स 50,000 रुपीज पे करके 5 रुपए एलिमिनेट करना चाहिए क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि ऐसा करके आप ज्यादा यूनिट्स सेल कर पाओगे मार्केट में। एंड अगर 50,000 रुपीज खर्चा करके 5 रुपए का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हट रहा है, देन इन दैट केस कैन आई से 10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचा आपने, हर यूनिट पे 15 मतलब 1,50,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा खाली 50,000 रुपए का खर्चा करके। डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वी शुड गो अहेड विद इट। एंड इसके लिए अपना जो बेस्ट केस सिनेरियो आया कि 45,000 बी को बेचो, रिमेनिंग 5,000 एक्सटर्नल मार्केट में सेल करो। अब ये सिनारियो में आपका नेट प्रॉफिट क्या आएगा? 45,000 यूनिट्स 75 में बेच दिया, एक्सटर्नल मार्केट को 5,000 यूनिट्स बेच दिया, टोटल सेल्स आ गया आपका 37,75,000। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरे 50,000 यूनिट्स के लिए 55, कोई टेंशन नहीं है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 5,000 इंटू 10, वो या इन शॉर्ट 50,000 रुपीज अपन एक्स्ट्रा इंकर कर ही रहे टू एलिमिनेट द वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, देन जो 30,000 यूनिट्स तक के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट लगने वाला था वो लग जाएगा यहाँ पे, एडिशनल 10,000 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट है, एंड फाइनली मेरा नेट प्रॉफिट मेरा आ जाएगा। सो आई होप ये सब के साथ मैंने बता दिया कि मेरा सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा। आई फील एक यहाँ पे 50,000 ज्यादा है तो उतना एक माइनस कर देना, एंड दिस नेट प्रॉफिट विल बिकम माय मैक्सिमम नेट प्रॉफिट। बट ये नेट प्रॉफिट तो ठीक है, ये खाली प्रोसीजरल कैलकुलेशन था। मेन क्या था, ये वाला जो कैलकुलेशंस था, दिस वाज द मेन कैलकुलेशन। एंड यहां पे जहां पे मैं स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन करता हूं, आई होप ये दोनों पॉइंट्स एकदम क्लियर हो। सो ऐसे कभी डिफरेंट डिमांड लेवल्स आया जहां पे स्पेशल ऑर्डर भी आ गया, इंटरनल डिमांड भी आ गया, एक्सटर्नल डिमांड भी है, तो कैसे आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज वर्कआउट करनी पड़ेगी, और कौन सा स्ट्रैटेजी आपको कितना कंट्रीब्यूशन देगा, ये इवैल्यूएट करके यू हैव टू डिसाइड द बेस्ट case scenario. Are we clear, everybody? Done.
और अब अपन आ रहे हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दिस इज प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो, जब दो ह्यूमन बीइंग साथ में काम करते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही है। मैं आपको बोलता हूं, क्या आप और आपके पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस हमेशा मैच होता है या कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है? होता ही होगा कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मेरा और मेरे पेरेंट्स में हम लोग में होता है, मेरे और आज की तारीख में मेरे बच्चों में थॉट प्रोसेस अलग होता है। सो दैट्स जनरेशन गैप। कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है भाई। हो सकता है स्पोर्ट्स में हम लोग कॉमन हो, बट पॉलिटिक्स हम लोग दोनों का अलग अलग पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस हो। सो वेर एवर ह्यूमन बींग्स आर देयर, बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा ही आएगा। और ऐसा ही कुछ होने लगा ट्रांसफर प्राइसिंग में भी। तो मैनेजमेंट गुरुज को, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को रियलाइज हुआ, यार ये ट्रांसफर प्राइसिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स जो आ रहे हैं बिहेवियरल इश्यूज की वजह से, उसको रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। एंड दैट गिव राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, जो अब अपन समझने वाले हैं। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है? इसलिए आता है क्योंकि जो ट्रांसफर डिवीजन है वो बोलता है कि नहीं, मेरे को तो मार्केट प्राइस ही चाहिए एज मेरा ट्रांसफर प्राइस। और जो ट्रांसफर डिवीजन है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है, वो बोलता है नहीं, मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट से एक फुटी कौड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। एंड इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो हो सकता है आप बोल लो कि सुनो ना सर, अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो दोनों को अपना अपना करने दो। बट कॉन्फ्लिक्ट अगर इन दोनों के बीच में रेंज बैठ रहा है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, देन द मैनेजमेंट विल हैव टू स्टेप इन। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। समझो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मेरा बैठ रहा है 30 रुपीज का, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस मेरा बैठ रहा है 40 रुपीज का। ठीक है, भले ही ये इतना मिनिमम टू मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बैठ रहा है, बट फिर भी ट्रांसफर डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, मेरे को तो 42 रुपीज ही चाहिए। और जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है वो बोलता है नहीं नहीं, मैं 28 रुपीज से ज्यादा दूंगा ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या मेरा 42 ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज में है? नहीं सर। क्या मेरा 28 ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज में है? नहीं सर। जो रेंज है वो तो 30 टू 40 है ना। तो इन दोनों के रेंज में है स्कोप, फिर भी दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज बोथ है बिहेवियरल इश्यूज। तो इसके लिए आया टू पार्ट, उसके लिए आया डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, जहां पे गवर्नमेंट बोलो, जहां पे कंपनी बोलती है शांत गदाधरी भीम शांत, जो ट्रांसफर डिवीजन है उसको कंपनी बोलती है सुन, तू मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे ही करके रिकॉर्ड कर। और ट्रांसफर डिवीजन को गवर्नमेंट कंपनी बोलती है कि सुन, तू वेरिएबल कॉस्ट पे खरीद रहा है, ऐसे ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड कर। खुश, ताकि तुम लोग का इंडिविजुअल डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। बट इंटरनली कंपनी को पता है कि ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली ओवरऑल कंपनी को फायदा होना ही होना है, क्योंकि इनका रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस बैठ रहा है। समझ रहे हो? सो थिंकिंग ऑफ दैट क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बोलता है, कंपनी बोलता है सप्लाइंग डिवीजन को कि सुन सप्लाइंग डिवीजन, सुन मेरी बात, तू ऐसा कर, तू अपने बुक्स में रिकॉर्ड्स ट्रांसफर प्राइस बाय इंक्लूडिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट, देयर बाय शोइंग रीजनेबल रेवेन्यू। एंड परचेजिंग डिवीजन को बोलता है भाई तू रिकॉर्ड कर एट मार्जिनल कॉस्ट, देयर बाय शोइंग मिनिमम कॉस्ट। इससे क्या होता है, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एकदम अच्छी तरह से हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ट्रांसफर डिपार्टमेंट खुश है, क्योंकि उसको जो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, मार्केट प्राइस चाहिए था, मिल गया। ट्रांसफरी डिपार्टमेंट खुश है क्योंकि उसने तो वेरिएबल कॉस्ट पे अपना रिकॉर्ड कर दिया, तो उसके लिए तो एकदम लीस्ट कॉस्ट पे परचेज हो गया। राइट, सो ओवरऑल बेस पे बोथ आर हैप्पी। ठीक है, एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट कंपनी को पता है कि दोनों का फायदा, मतलब कंपनी का फायदा हुआ ही हुआ है, जिससे गोल कॉन्ग्रुएंस काम हो गया है। सो दैट्स व्हाट द होल प्रोसेस इज। अब ये करने से क्या होता है, एक देखो क्या हो जाएगा पता है क्या, ट्रांसफरर भी बाहर नहीं बेचेगा, जो ट्रांसफरी डिवीजन है वो भी इंटरनली अपना गुड्स कलेक्ट कर लेगा। तब इंटरनल सब ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। सब ऑप्टिमाइजेशन मतलब खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, ओवरऑल कंपनी के बेनिफिट के लिए काम हो जाएगा। बट इस डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग और आर्टिफिशियल प्रॉफिट शो हो रहा है। अब एक बुक में रिकॉर्ड कर रहा है दूसरे अमाउंट पे, दूसरा बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है दूसरे अमाउंट पे, इनका जो डिफरेंस है कैन आई से वो कंपनी अपने एचओ लेवल पे बेयर कर रहा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स दिख रहे हैं दोनों के। सो इट कैन कॉम्प्लिकेट द रिकॉर्ड्स एंड कैन रिजल्ट इन एरर्स, and profits shown by divisions are artificial and need to be used only for internal evaluations. Are we clear everybody? फर्स्ट सिस्टम था ये, फर्स्ट सिस्टम था ये।
सेकेंड सिस्टम है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड बोलता है कि सुनो, जो भी ट्रांसफर डिपार्टमेंट है वो अपना वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेगा, प्लस ही विल चार्ज यू अ लमसम ऑफ रिकवरी ऑफ हिज फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल। सो जो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है उसका लमसम मैं चार्ज करूंगा, सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करूंगा, हो गया ट्रांसफर प्राइस सेट। सो इन दिस प्राइसिंग सिस्टम, it is aimed at resolving problems related to distortions caused by full cost based transfer price। ये ट्रांसफर प्राइसिंग, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट प्लस अ लंप सम चार्ज, ताकि ट्रांसफर डिवीजन भी खुश, ट्रांसफर डिवीजन भी खुश के भाई बहुत ज्यादा एक्सेस चार्ज नहीं लिया, जो कॉस्ट है उसी का एक लमसम पार्ट लिया है। नीचे आओ, देखो एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, एक अपनी केस स्टडी है, उसके बेसिस पे ये एग्जांपल लिया है कि समझो डिवीजन ए का एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वो डिवीजन बी और डिवीजन सी को ट्रेनिंग दे रहा है। तो डिवीजन ए 10 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट इंकर कर रहा है एंड 750 रुपीज का ट्रेनिंग कॉस्ट इंकर कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। तो डिवीजन ए क्या चार्ज करेगा, 750 रुपीज का जो उसका वेरिएबल कॉस्ट है वो तो उसका ट्रांसफर प्राइस में आएगा ही आएगा। एट द सेम टाइम सम पोर्शन ऑफ 10 लाख वो रिकवर करेगा बी से, सम पोर्शन ऑफ 10 लाख रिकवर करेगा सी से, कोई टेंशन नहीं। इसको कहते हैं टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, वेरिएबल कॉस्ट plus a lump sum charge called as two part pricing. Now, while marginal cost ensures recovery of additional cost of production related to goods transfer, lump sum charge enables recovery of portion of fixed cost. Therefore, supplying division can show better profitability and purchasing division can purchase the goods at a lower rate as compared to the market. So market से तो बेस्ट बेटर प्राइस में मिल जाएगा, काम खत्म, नो टेंशन। आर क्लियर एवरीबॉडी? इससे रिलेटेड फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, जीएल लिमिटेड है जिसके 4 डिविजन है। अब ये जीएल लिमिटेड जिसके 4 डिवीजन है ना, एक है इलेक्ट्रिक डिवीजन, वो ट्रांसफर करता है 5000 यूनिट्स टू हाउस होल्ड डिवीजन। इलेक्ट्रिक डिवीजन फुल्ली यूटिलाइज्ड है। देखो, इलेक्ट्रिक डिवीजन, हाउस होल्ड डिवीजन और 2 डिवीजन है, बट फिलहाल इलेक्ट्रिक डिवीजन और हाउस होल्ड डिवीजन की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक डिवीजन फुल्ली यूटिलाइज्ड है, मार्केट प्राइस है उसका 25-16 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट, बाहर से कंट्रीब्यूशन 9 रुपया कमा रहा है। जब वो इलेक्ट्रिक डिवीजन हाउस होल्ड डिवीजन को बेच रहा है, तो हाउस होल्ड डिवीजन को ट्रांसफर प्राइस 18 में सेल कर रहा है। तो अभी फिलहाल हाउस होल्ड डिवीजन का सिनेरियो क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है 130, कंपोनेंट कॉस्ट है 50, ये जो 18 रुपीज है ये इसका ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट है, अदर वेरिएबल कॉस्ट 40, कंट्रीब्यूशन बच रहा है उसके पास ऑफ रुपीज 22 एंड फिक्स्ड ओवरहेड है रुपीज 21 का। तो हाउस होल्ड डिवीजन बोल रहा है इलेक्ट्रिक डिवीजन को कि भाई अगर तूने 1 रुपया भी मेरे से ज्यादा लिया ना, तो इधर देख मेरे को तो लॉस हो जाएगा। तो ये फिलहाल सिनेरियो है। अब फर्स्ट केस में पूछा है कि अगर ट्रांसफर प्राइस, अगर इलेक्ट्रिक डिवीजन फुल्ली यूटिलाइज्ड है तो क्या ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए, तो कहना इसे ट्रांसफर प्राइस अगर वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है तो सीधी सी बात है मार्केट प्राइस रिकवर करेगा वो, क्योंकि प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच है। तो इलेक्ट्रिक डिवीजन बोलेगा मेरे को बाहर से 25 रुपया मिल रहा है, सेम 25 रुपया मेरे को चाहिए, मैं फुल्ली ऑक्यूपाइड हूं, मेरे को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो सिंस इलेक्ट्रिक डिवीजन इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, इट विल ट्रांसफर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस। एनी प्राइस बिलो 25 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। Since electric division is a profit centric division, it will not transfer below market price. सही है। Second, अगर तो what will be the impact of transfer price on overall profitability? अगर 18 से ज्यादा का ट्रांसफर प्राइस रखा तो इधर अभी मैंने तुम्हारे को क्या बोला कि भाई 18 से अगर ज्यादा का रखेगा ना ट्रांसफर प्राइस, ये देखो जब 18 रख रहा है तो भी 22 माइनस 21 उसके पास कुछ नहीं बच रहा है, तो 18 से ज्यादा रखेगा तो हाउस होल्ड डिवीजन तो यार क्लोज डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डिवीजन बोलेगा कि यार मेरा 5000 स्विचेस है, उसके ऊपर मुझे बाहर से 9 रुपया मिल रहा है, 45,000 ओवरऑल कंपनी को मिलेगा। बट ये अगर मैं 18 रुपीज से कम ट्रांसफर प्राइस रखता हूं या 18 रुपीज से कम ट्रांसफर प्राइस रखता हूं, देन इन दैट केस समझो वैसा रखा अपन ने, सो कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा इलेक्ट्रिक डिवीजन को, समझो 18 रखा तो 5,000 टू 10,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मेरे को मिल गया इलेक्ट्रिक डिवीजन से। हाउस होल्ड डिवीजन अब बोलेगा चलो भाई मेरा कंसीडर कर लिया, कंटिन्यू करता हूं मैं, अब 22 का उसका कंट्रीब्यूशन
अज्यूमिंग के जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ओवरऑल सब में डिवाइड हो जाएगा, इट इज अब्सॉर्ब्ड इन नेचर, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो 1,10,000। सो इन शॉर्ट अगर हाउस होल्ड डिवीजन कंटिन्यू करता है एंड इलेक्ट्रिक डिवीजन में खाली 10,000 का प्रॉफिट भी आता है, तो ओवरऑल कंपनी लेवल पे कैन आई से 1,20,000 मिल जाएगा, जो पहले कंपनी लेवल पे खाली 45,000 मिल रहा था, क्योंकि हाउस होल्ड डिवीजन वाज प्लानिंग टू क्लोज आउट। इसकी वजह से जो ओवरऑल 75,000 रुपीज का फायदा हो रहा है, उससे कंपनी को 15 पर यूनिट का फायदा हो जाएगा। अभी क्लियर? यस सर। अब यहां पे आते हैं, अगर अपने को समझो रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना अपन लोग करेंगे? सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होता है कि मिनिमम कितना मेरे को उससे पास से चाहिए ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डिवीजन बोलेगा बॉस 25 रुपीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्यों? क्योंकि 25 रुपीज में तो मैं मार्केट में बेच रहा हूं। एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट होगा कि भाई मैक्सिमम हाउस होल्ड डिवीजन कितना दे सकता है, तो कितना दे सकता है वो बोलेगा भाई देखो 130 का मेरा सेलिंग प्राइस है, कंपोनेंट कॉस्ट है 50, अदर वेरिएबल कॉस्ट है 40, मतलब मेरे पास 40 रुपीज बचता है देने के लिए, सच दैट मेरे पास कुछ ना बचे, अज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है, अब्सॉर्ब्ड इन नेचर है। तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस विल वर्क आउट टू 40 रुपीज। नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, व्हाट विल बी द, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है एक पॉइंट समझाने के लिए, व्हाट विल बी द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इफ इन अबाउ सिनारियो सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है। अगर सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट प्राइस अगर 35 हुआ तो, एंड सब्सटीट्यूट प्राइस अगर 45 हुआ तो देखो अपन ने रेंज अभी कैलकुलेट किया था, मिनिमम कितना रिकवर करेगा भाई, मेरे को मार्केट से जितना मिल रहा है उतना मिनिमम मेरे को चाहिए, वो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हो गया। मैक्सिमम मैं कितना दे सकता हूं, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइस, तो कहना इसे मैक्सिमम 40 दे सकता हूं। एंड बीच में है मेरे पास सब्सटीट्यूट वैल्यू, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इन, अगर ये ऐसी तीन सिचुएशंस आती है, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आपको क्या लेना है, हिंट इज सेंटर वैल्यू 25, 35 और 40 में सेंटर वैल्यू क्या है, सब्सटीट्यूट वैल्यू, दैट इज 35। एंड अगर सब्सटीट्यूट वैल्यू 45 हुआ तो मार्केट प्राइस 25, सब्सटीट्यूट वैल्यू 45 एंड सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइस आता है 40। तो इन सच सिचुएशन मेरा सेंटर वैल्यू क्या आता है, कैन आई से 25, 40 और 45 में 40 सेंटर वैल्यू है, दैट विल बिकम माय मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। अगेन हिंट क्या है, सेंटर वैल्यू। सो आई होप ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये जो लास्ट का जो पार्ट है उसमें मेरे और इंस्टीट्यूट के थॉट प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक्स, बट कोई बात नहीं, फिलहाल ये रिवीजन लेक्चर है तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ लॉजिक पे नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट ICAI वांट्स। तो मैंने पूरा बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल कवर किया है, एंड मॉड्यूल के हिसाब से दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स अप। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर इन टर्म्स ऑफ प्रपोजल्स फॉर रिजर्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग इन कॉन्फ्लिक्ट, एंड इसी के साथ मेरा पूरा का पूरा ये चैप्टर होता है कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ द रिवीजन जो अपन ने प्लान किया था। तो अब आप आपका मॉड्यूल देख सकते हो या कोई भी चीज देख लो, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड जो अपन ने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में प्लान किया था। अब अपन ने उसको इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 2 आवर्स वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। आर वी क्लियर? यस सर। कुछ और बहुत सारे अभी रिवीजन सेशंस आएंगे, सब चैप्टर्स मैं कवर करूंगा। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन, बट मुझे आपके पास एक ही चीज चाहिए, मिशन exemption. Thank you so much. Hasta la vista. Keep smiling. Any doubts? We can always discuss, go through this. Thank you so much.